एपिसोड 36 to 55। शिव तान्या को लेकर जैसे ही बाहर निकला सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि लड़कियों से दूर भागने वाला शिव आज खुद किसी लड़की का हाथ थामे खड़ा है। राधा तो अब तक आंखें फड़कर कभी शिव को देखती और कभी उसके बाजू में खड़ी उस कार्टून सी लड़की को जिसका चेहरा तो दूर उसके शरीर का एक अंग तक देखना मुश्किल हो रहा था। निधि ने कसके ठाकुर साहब का हाथ पकड़ लिया तो ठाकुर साहब ने धीरे से उसे शांत रहने का आश्वासन देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी शादी करा कर रहूंगा। तान्या ने एक बार भी नजरें ऊपर करके किसी की तरफ नहीं देखा था, बल्कि वह तो शिव का हाथ किसी छोटे बच्चे की तरह थामे नीचे जमीन की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि सामने खड़े लोग हैं तो है कौन। शिव ने एक नजर राधा की तरफ तो देखा, लेकिन और किसी की तरफ को ना देखते हुए वो सामने की तरफ रखी फोटो के पास जाने लगा तो तान्या भी उसके साथ ही चल दी। शिव के फोटो के पास पहुंचते ही बाकी के सब लोग भी उसके पीछे पीछे अंदर की तरफ आ गए। शिव ने एक बार फिर मुड़कर राधा की तरफ देखा और तुरंत ही फोटो पर से कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटने के साथ जैसे ही तान्या की गुजरती एक नजर फोटो पर पड़ी तो उसकी हैरानी की सीमा ही नहीं रही, क्योंकि सामने रखा फोटो किसी और का नहीं बल्कि शिव का ही था, जिस पर एक फूलों की माला पड़ी थी। शिव ने अपने हाथों से कुछ फूल उठाए और तान्या की तरफ बढ़ते हुए धीरे से बोला, डैड है मेरे। शिव की बात सुनकर तान्या ने एक बार हैरानी से उसकी तरफ देखा तो शिव ने से खुद उसका हाथ उठाकर अपने हाथों पर रखा और फूलों को फोटो पर चढ़ा दिया। फूल चढ़ाने के बाद शिव ने एक बार फिर ध्यान से उस फोटो को देखा और तान्या का हाथ थामकर दूसरी तरफ को चला गया, जहां रुद्र और बाकी के लोग खड़े थे। एक कुर्सी खींचकर शिव ने तान्या को बिठा दिया और खुद उसके बाजू में बैठकर सामने की तरफ देखने लगा, जहां अब राधा और गायत्री जी खड़ी फूल चढ़ा रही थी। फूल चढ़ाते चढ़ाते राधा की आंख से आंसू तक निकल आए तो गायत्री जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और शांत करने लगी। धीरे धीरे सबने उस फोटो पर फूल चढ़ाए, लेकिन शिव ने ना तो एक नजर किसी को देखा और ना ही तान्या को किसी को देखने दिया। वो ठीक तान्या के सामने बैठा था, इसलिए तान्या अपना चेहरा नीचे ही किए बैठी थी। सर, रुद्र ने शिव को आवाज दी। सर, हमें पार्टी हॉल में चलना होगा। रुद्र की बात सुनकर शिव ने एक नजर सामने खड़े बड़े ठाकुर और राधा को देखा और फिर सीधे तान्या का हाथ थामकर वहां से उठकर पार्टी एरिया में आ गया। पार्टी एरिया में आकर शिव तान्या के साथ बैठ गया और उसके बॉडीगार्ड चारों तरफ खड़े हो गए, जिससे कोई उनके पास ना जा सके। रुद्र बेटा, गायत्री जी ने रुद्र को आवाज दी तो वो सीधे उनकी तरफ बढ़ गया जहां बाकी के और लोग खड़े थे। और कैसे हो, विशाल जी ने पूछा। रुद्र, मैं तो हमेशा ही ठीक रहता हूं, आप बताइए। बड़े ठाकुर, वो लड़की कौन है? रुद्र, इस बारे में आपको सर से ही पूछना चाहिए। रुद्र की बात सुनकर बड़े ठाकुर ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, लेकिन कुछ बोलने के लिए उनका मुंह ना खुल सका, क्योंकि वे भी जानते थे कि यह कौन है और क्या कर सकता है। बड़े ठाकुर रुद्र के पास से हटकर खुद शिव की तरफ बढ़ गए, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही बॉडीगार्ड ने उन्हें रोक दिया। जैसे ही शिव ने बड़े ठाकुर को अपने पास आने की कोशिश करते देखा तो उसने उन्हें वहीं रुकने का इशारा करते हुए खुद अपनी जगह से उठ गया। बेबी, मैं अभी आया, तब तक तुम यहीं बैठो। शिव की बात सुनकर तान्या ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया तो शिव वहां से बड़े ठाकुर की तरफ को चला गया। बड़े ठाकुर के पास आकर शिव ने उन्हें एक तरफ आने का इशारा किया और खुद उधर जाकर खड़ा हो गया। बड़े ठाकुर भी उसके पास आकर बैठ गए, तभी एक बेटे ने आकर उन दोनों को एक एक गिलास पकड़ा दिया। बड़े ठाकुर, हमें खुशी हुई आप यहाँ आए। मैं आज यहाँ वैसे भी आता, बोलते हुए शिव ने एक शिप लिया। शिव की बात पर बड़े ठाकुर थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर सामने खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोले, वो निधि है। उनकी बात पर शिव ने एक बार निधि की तरफ देखा, लेकिन बिना कुछ बोले अपनी ड्रिंक पीना चालू रखा। बचपन में आप इसके साथ ही खेला करते थे, आपको याद है? बड़े ठाकुर की बात सुनकर शिव ने अपना गिलास नीचे रखते हुए कहा, मेरे बचपन की और भी कई बातें याद है मुझे, लेकिन बचपन और जवानी में बहुत अंतर होता है, यह आपको समझना चाहिए। जवानी के जोश को हम भी अच्छे से जानते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि निधि तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करेगी। बड़े ठाकुर की बात सुनकर शिव धीरे से मुस्कुराया और बोला, आपकी यह मेकअप की दुकान ना तो मेरी गर्मी झेल पाएगी और ना ही मेरे तरीके। शिव बड़े ठाकुर ने थोड़ी तेज आवाज में बोलना चाहा, लेकिन जैसे ही शिव ने उनकी तरफ देखा तो उनकी आवाज ही नहीं निकली। मेरी जिंदगी में मुझे क्या करना है क्या नहीं, यह बताने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं देता और किसी से मेरा मतलब सभी से है, समझे? बोलते हुए शिव ने सामने की तरफ देखा, जहां बाकी के लोग खड़े उनकी ही तरफ देख रहे थे। बड़े ठाकुर जानते थे कि वो शिव से लड़कर या उसे डांटकर ऐसे नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े को चलाना शुरू किया। बड़े ठाकुर, हम अपना फैसला किसी पर थोपते नहीं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि अब आप शादी कर ले। ठाकुर साहब की बात पूरी होने से पहले ही शिव बोल पड़ा, मुझे क्या करना है क्या नहीं यह आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। अब तो बड़े ठाकुर के पास कहने के पास कुछ बचा ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो ऐसे कहा हार मानने वाले थे, इसलिए वो आगे कुछ सोचते हुए बोले, शिव, बाहर खाने वाले भी घर में अपना स्टॉक बना के रखते हैं और फिर हम ठाकुर हैं, हमारे लिए ऐसी बाजारू लड़की। बोलते बोलते ठाकुर साहब की नजर तान्या की तरफ जाने लगी, इसलिए शिव उनके कहने का मतलब अच्छे से समझ गया।
अगर उसके खिलाफ एक शब्द भी बोलने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारा क्या हाल भी होगा या भगवान भी नहीं जानता। इस बार शिव के गुस्से को देखकर बड़े ठाकुर चुप नहीं हुए बल्कि उन्होंने बोलना जारी रखा, जब कोई लड़की शादी के बिना किसी के साथ रहे तो जानते हो ना उसे क्या बोलते हैं। इस बार शिव कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उसकी उन लाल आंखों ने ठाकुर साहब को बहुत कुछ समझा दिया, इसलिए वे चुपचाप वहां से निकल गए। लेकिन उनकी कही एक एक बात शिव के दिमाग में अब भी घूम रही थी। शिव ने एक बार बैठी तान्या की तरफ देखा और फिर आपने हाथ में पकड़ा पूरा का पूरा गिलास एकदम से खाली कर दिया। रुद्र, शिव ने आवाज दी, जिसे सुनकर रुद्र तुरंत उसके पास आ गया। रुद्र जी सर, कल मेरी शादी के कागज तैयार मिलने चाहिए। शिव ने बस इतना ही बोला और तेजी से तान्या की तरफ बढ़ गया। शादी के कागज मतलब ये शादी करेंगे? रुद्र ने हैरानी से खुद में बड़बड़ाया और तुरंत फोन निकालकर किसी को मैसेज करके सब कुछ बता दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी लोगों का वेलकम है। आज की इस पार्टी में आप सभी को जानकर खुशी होगी कि आज की यह पार्टी ठाकुर परिवार के एकलौते बेटे और ठाकुर अंपार के होने वाले विशाल ठाकुर। विशाल का नाम सुनते ही तान्या का दिल धक से हुआ। उसने एकदम से सामने की तरफ देखा तो उसे विशाल तो कहीं नहीं दिखा, लेकिन सामने खड़ा शिव जरूर दिख गया। तान्या तुरंत अपनी जगह पर उठ गई, लेकिन तब तक शिव उसके पास ही आ गया। क्या हुआ बेबी? शिव ने तान्या के चेहरे पर परेशानी देखते हुए कहा। तान्या शिव की आदत और उसका गुस्सा अच्छे से जानती थी और वह नहीं चाहती थी कि शिव को उसके अतीत के बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए उसने तुरंत कहा, वो मुझे पानी चाहिए। पानी चाहिए तो किसी को बोल सकती थी बेबी, तुम्हें ऐसे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। बोलते हुए शिव ने बॉडीगार्ड की तरफ देखा तो वो तुरंत भागकर पानी ले आया। शिव ने पानी का गिलास तुरंत तान्या को दे दिया तो उसने थोड़ा सा पानी पीकर गिलास रख दिया। बेबी, अभी तो तुम्हें बहुत तेज प्यास लगी थी, लेकिन अब तुम्हें एक गिलास पानी भाई नहीं पी मिला। शिव की बात सुनकर तान्या ने धीरे से अपना सर नीचे झुका लिया, इसलिए शिव भी आगे कुछ बोला नहीं। शिव अभी खड़ा ही था कि अचानक उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने तुरंत ऊपर की तरफ देखा। ऊपर लगा झूमर बड़ी तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा था। झूमर तान्या के ऊपर गिरने वाला था, जिसे देखकर शिव का तो दिमाग ही काम करना बंद कर चुका था और जब उसे कोई तरीका नहीं मिला तो एकदम से उसने तान्या को खुद की बाहों में पूरा समेट लिया। तान्या एकदम पूरी की पूरी कबर हो गई, लेकिन वो झूमर शिव की पीठ पर गिर गया। आर यू ओके? शिव ने धीरे से तान्या के गाल को टच करते हुए पूछा। तान्या बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए शिव ने एक बार फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि वो जानता था ऐसा करने से उसका डर कुछ हद तक कम हो जाएगा। शिव के बॉडीगार्ड अब तक उन दोनों को पूरी तरह कवर कर चुके थे। रुद्र तेजी से शिव और तान्या की तरफ आया तो उसके साथ राधा और निधि भी जल्दी से वहां पहुंच गए। शिव निधि ने शिव के पास बढ़ने की कोशिश की, लेकिन शिव को किसी लड़की की खुद से ज्यादा केयर करते देखकर उसके कदम अपने आप रुक गए। शिव ने तान्या को खुद से दूर करके सही से देखा और जब उसे यकीन हो गया कि तान्या को खरोच भी नहीं आए तो कहीं जाकर वह शांत हुआ। रुद्र जल्दी से गाड़ी लेकर वहां आ गया तो शिव तान्या को उसमें बिठाकर तेजी से पार्टी एरिया से बाहर निकल गया। भीड़ अब भी लगी थी, तभी राधा भीड़ हटाते हुए आगे आई। उसके हाथ में एक ट्यूब था। वो गया बेटी, गायत्री जी ने धीरे से कहा। राधा ने मायूसी से अपना चेहरा नीचे कर लिया तो गायत्री जी आगे बोली, उसे कुछ नहीं हुआ है बेटा। माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, उनकी पीठ से खून। बोलते बोलते राधा रुक गई। गायत्री जी, राधा बेटा, तुम ये सोचो कि वो उस लड़की को कितना पसंद करता होगा जिसके लिए उसने एक बार भी अपनी परवाह नहीं की। गायत्री जी की बात सुनकर राधा शांत हो गई, लेकिन निधि ने गुस्से में बड़े ठाकुर की तरफ देखा जो दूसरी तरफ खड़े वहां की स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। निधि गुस्से में ठाकुर साहब को घूर रही थी, जो कि उसे समझने की भरसक कोशिश कर रहे थे। आपने मुझसे कहा था कि मैं उसकी बीवी बनूंगी और आज। निधि की बात खत्म होने से पहले ही बड़े ठाकुर अपनी छड़ी पर पकड़ कसते हुए बोले, मेरा नाम भी हजारी है, मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। अगर मैंने एक बार तुमसे बोल दिया कि तुम्हारी शादी उससे होगी तो जरूर होगी। लेकिन कैसे? निधि एकदम से चीखी। मैं अपनी बात उससे मनवा के ही रहूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। कार में बैठा शिव तान्या के माथे पर लगी हल्की सी चोट को देख रहा था, तभी ड्राइवर ने आवाज दी, सर हम पहुंच गए। हम। शिव ने सिर्फ इतना कहा और रुद्र की तरफ देखा, जिस पर रुद्र तुरंत कार से बाहर निकला और जल्दी से सभी बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन देने लगा। कुछ ही देर बाद डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम तान्या को चेक कर रही थी और शिव उन्हें बिल्कुल ऐसे घूर रहा था जैसे कि वो उसके दुश्मन हो, इसलिए बेचारे सभी डॉक्टर्स डर डर के अपना काम कर रहे थे। तान्या की पट्टी करने के बाद एक डॉक्टर ने डरते हुए धीरे से कहा, सर आपकी ड्रेसिंग। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, शिव ने सीधे सीधे जवाब दिया, लेकिन तान्या उसकी तरफ घूरने लगी। तान्या के इस तरह घूरते देख शिव ने बस एक नजर उसकी तरफ देखा तो बेचारी ने तुरंत ही अपनी आंखें नीचे कर ली। चले, शिव ने कहा और पीछे मुड़कर चलने को हुआ, तभी एकदम से उसे अपनी शर्ट कहीं फंसे होने का एहसास हुआ। शिव ने पीछे घूमकर देखा तो सर झुकाए बैठी तान्या ने एक हाथ से उसकी शर्ट का कोना पकड़ रखा था। बेबी, शिव ने धीरे से कहा, लेकिन फिर भी उसकी शर्ट का कोना नहीं छोड़ा।
तान्या आज शिव को कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही थी, जिस वजह से उसने धीरे से सांस छोड़ी और एक डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है आओ। सर आप लेटे। डॉक्टर की बात पूरी होने से पहले ही शिव ने उसे घूरा तो बेचारा डरते हुए अपनी सफाई में बोला, वो आपकी पीठ पर गहरे घाव हो सकते हैं, इसलिए। डॉक्टर की बात सुनकर शिव ने एक नजर सबकी तरफ देखा तो सबके सब कमरे से बाहर चले गए। सबको बाहर जाते देख तान्या भी उठकर बाहर जाने को हुई, लेकिन शिव ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया। तान्या वापस उसके बाजू में बैठ गई तो एक बार फिर शिव उसकी तरफ देखने लगा। अब तान्या की हालत किसी मेमने के बच्चे की तरह हो गई थी। बेचारी को बाहर जाने दिया नहीं था और अब जब वो यहाँ बैठी थी तो उसे ऐसे घूर रहा था मानो कच्चा चबा जाएगा। डॉक्टर कहीं ना शिव के इस तरह देखने का मतलब समझ गया, इसलिए वह धीरे से बोला, मैम आप सर की शर्ट निकाल दीजिए जिससे मैं। डॉक्टर की बात खत्म होने से पहले ही तान्या शिव के पीछे जाने लगी तो शिव उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बेबी शर्ट निकालने के लिए पहले बटन खोलने होते हैं। तान्या आगे आकर बटन खोलने लगी और शिव बार बार उसके चेहरे पर फूंक मार देता, जिससे बेचारी दूर हट जाती, लेकिन दोबारा फिर से बटन खोलने के लिए पास आना तो पड़ता, जिस पर शिव फिर से कोई ना कोई शरारत करके उसे परेशान करने लगता। अगर आपने एक बार भी कुछ और किया ना तो मैं ना आपको काट लगी सच्ची। तान्या की बात सुनकर शिव उसे घूरने लगा और बेचारे डॉक्टर ने अपनी हंसी कैसे रोकी थी यह तो उसे ही पता होगा। अब तो बेचारा शिव भी डर गया था, क्योंकि उसको जंगली बिल्ली ने काटने वाली जो बात कह दी। तान्या ने धीरे से सारे बटन खोले और शर्ट निकालने के लिए पीछे गई, लेकिन शिव की पीठ देखते ही हैरान रह गई। यह आदमी इतनी जख्म होने के बावजूद इतना चिल कैसे रह सकता है? क्या इसे दर्द नहीं होता, या फिर क्या सच में वो इससे प्यार करता है कि इसकी तकलीफ इसे दिखती ही नहीं? क्या सच में इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है? ऐसे ही कई सारे सवालों ने तान्या को घेर लिया, जिसके जवाब किसी को भी नहीं पता थे सिवाय शिव के, जो इसके जवाब तान्या को तो बताने से रहा। सर डॉक्टर ने शिव को लेटने का इशारा किया, जिस पर शिव लेट गया और डॉक्टर उसकी पीठ पर लगे जख्मों को साफ करने लगा। सर आपके जख्म तो काफी गहरे हैं, आपकी तो पूरी पीठ पर ड्रेसिंग करनी होगी। चुपचाप थोड़ा बहुत करो। और शिव की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही तान्या बोल पड़ी, डॉक्टर साहब आप पूरी ड्रेसिंग करिए। एक बार फिर शिव तान्या को घूरने लगा, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी उसने शिव की तरफ नहीं देखा। डॉक्टर ने धीरे धीरे शिव की पूरी पीठ की ड्रेसिंग कर दी और फिर बोला, सर आप कुछ दिन तक कंप्लीट बेड रेस्ट करिएगा और आपने हाथों को कम से कम चलाइएगा। शिव ने अपना हाथ बढ़ाकर शर्ट उठाने की कोशिश की, लेकिन तान्या ने उससे पहले ही शर्ट उठा ली और उसको पहनाने लगी। आज तान्या का हर काम शिव को हैरान कर रहा था, फिर चाहे उसका वो डटना हो या फिर एक अच्छी बीवी की तरह उसकी केयर करना हो। शर्ट पहनने के बाद तान्या ने उसका ब्लेजर अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर धीरे से बोली, चलिए। आज ये पहली बार था जब तान्या खुद से शिव से इतना कुछ बोल रही थी या फिर उस पर अपना अधिकार दिखा रही थी, और कहीं ना कहीं यह बात शिव को पसंद भी आ रही थी। वो हमेशा से यही तो चाहता था कि तान्या बिल्कुल इसी तरह रहे। गाड़ी में बैठा शिव बस तान्या को ही देख रहा था। आज उसको तान्या पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा था, एक तो उसका हक जताना और फिर आज वो हद से ज्यादा सुंदर भी लग रही थी। तान्या खुद पर शिव की नजरें अच्छे से महसूस कर पा रही थी। पहले तो उसने फ्लो में शिव से अपनी बात मनवा ली थी, लेकिन अब उसे डर लग रहा था कि शिव का आगे का रिएक्शन क्या होने वाला था। भले ही बचपन से आज तक शिव ने किसी की डांट ना सुनी हो, फिर भी आज तान्या से डांट खाकर उसे किसी अपने के साथ होने का एहसास हो रहा था। लेकिन शिव तो ठहरा शिव, वो ऐसे ही तो तान्या को ऐसे ही कैसे जाने दे सकता था? इसलिए उसने भी तान्या को खूब परेशान करने का प्लान बना लिया था। शिव अभी अपने प्लान के बारे में सोच ही रहा था कि ड्राइवर ने गाड़ी रोकते हुए कहा, सर हम पहुंच गए। गाड़ी रुकते ही तान्या जल्दी से गेट खोलकर नीचे उतरने लगी, तभी शिव की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेबी मुझे भी लेकर जाना है। मुझे भी ले जाने से क्या मतलब है इसका? तान्या अभी सोच ही रही थी कि शिव ने दूसरी साइड से निकलकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और अपना बेचारा सा फेस बनाते हुए बोला, बेबी दर्द हो रहा है। शिव की बात सुनकर तान्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या ये वही बोल रहा था जिसे कुछ देर पहले अपनी फिक्र तक नहीं थी? तान्या को एक जगह पर खड़ा सोचते देख शिव फिर से बोला, जल्दी चलो बेबी मुझे और भी काम है। रुद्र जो कब से बेचारी तान्या की हालत देख रहा था, ये बात तो वो भी जानता था कि तान्या प्रेग्नेंट है, और ऐसी हालत में शिव खुद का वजन भी उसके ऊपर बढ़ा रहा था। सर मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ दूं, रुद्र ने एक कोशिश करते हुए कहा, लेकिन जैसे ही शिव की बात उसके कानों में पड़ी बेचारे की आवाज ही बंद हो गई। यहां से कमरे तक भी छोड़ दो और फिर कमरे में मैं जो करूंगा वो भी तुम अपने ही साथ करने देना। शिव की बात सुनकर रुद्र तान्या ने भी अपना फेस नीचे झुका लिया। यह आदमी कैसा था? कोई ऐसे कैसे खुले में ऐसी बातें कर सकता है? और वो भी छी। तुम सबकी ड्यूटी ओवर, इसलिए जाओ यहां से, शिव ने आदेश सुना दिया, जिस पर सभी रुद्र के साथ बाकी के सब भी जल्दी से वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ शिव और तान्या बचे थे। बेबी, शिव ने थोड़ा लंबा खींचते हुए कहा। बेचारी तान्या को अपना ही वजन लेकर चलना मुश्किल हो रहा था, और अब तो शिव भी अपना हाथ उस पर रखे हुए था, इसलिए अब तो वो और भी धीरे धीरे चल रही थी। अचानक तान्या का पैर सीढ़ियों पर स्लिप हुआ। वो तो गिर ही जाती अगर शिव ने उसे अपनी गोद में नहीं पकड़ा होता। तान्या ने कसके शिव की शर्ट पकड़ ली, उसकी आंखें अब तक बंद थीं।
बेबी तुम तो मुझे लेकर जाने वाली थी और अब तो तुम शिव की आवाज सुनते ही तान्या ने अपनी आंखें खोली तो बेचारी जल्दी से नीचे उतरने लगी, लेकिन शिव ने एकदम से उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस दी, जिस वजह से नीचे उतरना तो दूर तान्या ने हिलना भी बंद कर दिया। गुड गर्ल थम्स अप का चिन्ह बोलते हुए शिव सीधे कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में आकर शिव ने तान्या को अपनी गोद से उतार दिया और खुद सोफे पर जाकर बैठ गया। कहाँ जा रही हो? तान्या को जाते देख शिव ने तुरंत आवाज दी। वो कपड़े चेंज। तान्या ने धीरे से चेंजिंग रूम की तरफ इशारा किया। बेबी मैं तुम्हें कई बार बिना कपड़ों के देख चुका हूँ। तान्या ये बात तो जानती थी कि यह बेशर्म है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की हरकत से उसे ये पसंद आने लगा था, लेकिन न जाने क्यों आज फिर से यह। तान्या अभी सोच ही रही थी कि शिव की आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी। बेबी मैं तुम्हारे कपड़े सोते टाइम निकाल देता हूँ, तुम्हें गुस्सा आता होगा। आज इसे हुआ क्या था जो ऐसे सवाल पूछ रहा है? तान्या की समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिलहाल बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप खड़ी थी। चलो आज तुम मेरे कपड़े उतारो। क्या? तान्या के मुंह से एकदम से बस इतना ही निकला। उसने सोचा भी नहीं था कि शिव ऐसी कुछ बात करेगा। अरे बेबी शर्माओ मत, मैं बस कपड़े निकालने की बात कर रहा हूँ, वो क्या है ना कि मेरी ड्रेसिंग। शिव ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता था कि बात पूरी करने से ज्यादा अधूरी छोड़ने में फायदा है। शिव ने अपने पैर सामने रखी टेबल पर रख दिए और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो बेबी शुरू करो। शिव की बातें सुनकर तान्या को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी, और फिर उसे भी पता था कि अगर शिव ज्यादा झुका तो उसकी ड्रेसिंग खराब हो जाएगी। वो कौन था जिसके ऊपर वो झूमर गिरा था? साक्षी ने विशाल से फोन पर बात करते हुए पूछा। उसका नाम एसटी है, लेकिन ना जाने क्यों मेरे घर में सब उसे शिव शिव कहते हैं, और सच बताऊं तो इसका रीजन मुझे भी नहीं पता। विशाल की बात सुनकर साक्षी बोली, यार जो कोई भी हो उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। अच्छा, विशाल ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा। और नहीं तो क्या, और तो और मुझे तो लगता है कि वो एसटी तुम्हारे दादाजी से भी ज्यादा खतरनाक है, तभी तो उसके सामने उनकी तक हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उसका एटीट्यूड बहुत फेमस है पूरी मुंबई में। हम उसे देखकर भी लग रहा था बेबी। शिव की आवाज सुनते ही तान्या ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसने उसके जूते गुस्से में ही निकले थे। जूते निकलने के बाद तान्या पीछे हटने को हुई, लेकिन शिव पहले ही बोल पड़ा, बेबी मैंने सब कपड़े बताए हैं, सिर्फ जूते नहीं। बेशर्म निर्लाज पागल, ना जाने क्या क्या गाली देने का मन तान्या का कर रहा होगा, लेकिन बेचारी उस दुष्ट की वजह से चुपचाप वापस मोजे निकालने के लिए बैठ गई। मोजे निकलते ही शिव ने अपने हाथ आगे कर दिए तो वह धीरे धीरे बटन खोलने लगी। आह तुम इतनी सुंदर क्यों लगती हो? शिव ने तान्या के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करते हुए कहा, लेकिन तान्या ने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो बस जल्दी से जल्दी शिव का काम खत्म करके सोना चाहती थी, लेकिन शिव तो शिव था, उसकी बकवास कहाँ खत्म होने वाली थी। तुम्हें पता है, जब भी मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ मेरे शरीर में ना जाने कहाँ का रिएक्शन शुरू हो जाती है। शिव की बेशरामों वाली बात सुनकर तान्या मन में भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, हे भगवान प्लीज इन्हें चुप करा दो। भगवान को याद मत करो, क्योंकि वो भी अपनी बीबी। तान्या ने एकदम से आंखें बड़ी करके शिव की तरफ देखा, मानो जैसे कह रही हो कि उसके भगवान के लिए कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा। हाँ बस ऐसे ही भगवान भी मेरी तरह तुम्हारी इन बड़ी बड़ी आंखों से डरते होंगे। तान्या ने तुरंत अपनी आंखें नीचे कर ली और धीरे से उसकी शर्ट निकाल दी। पेंशिव ने एकदम से खड़े होते हुए कहा। तब तो तान्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और सोचने लगी, कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? बेबी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, और आप ये ड्रेसिंग वाली बात तो अब कहना भी नहीं, क्योंकि अब की ड्रेसिंग बेकार हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और वैसे भी अब की ड्रेसिंग बैक पर है, पैरों पर नहीं, इसलिए आप अपना काम खुद करो। बेबी तान्या को शांत खड़े देखकर शिव ने फिर से आवाज दी तो वह अपनी सोच से बाहर आए। बेचारी अपनी इमेजिनेशन में कितना कुछ बोल चुकी थी, लेकिन सामने बोलने में उसे डर भी लगता था, इसलिए चुपचाप से शिव के करीब आ गई। तान्या ने अपनी आंखें कसके बंद की और धीरे से उसकी पैंट खोलने लगी। आंखें बंद होने की वजह से उसे शिव की बेल्ट ही निकालने में लगभग 10 मिनट लग गए होंगे, और शिव भी बस उसे ऐसे देखकर मन में हंस रहा था। एकदम से शिव ने तान्या के कंधों पर हाथ रख दिया और झट से उसके ओठों पर अपने ओठ। तान्या जजिस की आंखें अभी कुछ देर पहले बंद थी, अब लगभग दुगनी खुल गई थी। शिव उसके ओठों को किसी फल के रस की तरह चूस रहा था और उसके हाथ लगातार तान्या की ब्रेस्ट पर चल रहे थे। किस करते करते ही शिव ने तान्या के सारे कपड़े निकलकर अलग फेंक दिए। अब तान्या के शरीर पर सिर्फ एक ब्लाउज और अंडरस्कर्ट में बची थी। आज का ये किस शायद दोनों के बीच का सबसे लंबा किस था, और जिसमें सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो ये थी कि तान्या भी शिव का लगातार साथ दे रही थी। तान्या के हाथ शिव के सर के पीछे थे जो लगातार मूव कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों के शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। शिव ने तान्या को अपनी बाहों में उठा लिया और ले जाकर बेड पर लिटा दिया। दोबारा से शिव ने उसे चूमना शुरू कर दिया। पूरे कमरे में तान्या की सिसकियां गूंज रही थीं, जो कि शिव की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। चूमते चूमते अचानक शिव रुक गया तो तान्या उसे हैरानी से देखने लगी। बेबी हम आगे नहीं बढ़ सकते?
शिव ने इतना बोला ही था कि तान्या ने एकदम से उसके ओठों पर दोबारा अपने आप ओठ रख दिए। आज ऐसा लग रहा था जैसे मानो सब कुछ करने के लिए खुद तान्या का ही मन हो। एक छोटी सी किस के बाद ही शिव दोबारा बोल पड़ा, बेबी यू आर प्रेग्नेंट एंड यू नो हाउ वाइल्ड आई एम। शिव की बात पर तान्या फिर से उसकी तरफ देखने लगी तो शिव प्यार से तान्या की तरफ देखते हुए बोला, बेबी आज नहीं फिर कभी। शिव की बात सुनकर तान्या शांत हो गई। शिव उसके चेहरे को देखकर समझ गया कि तान्या उदास हो गई है। आज ये पहली बार था जब तान्या ने खुद से आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी हालत की वजह से शिव उसकी बात मान भी नहीं सकता था। शिव की पीठ में वैसे भी चोट थी, इसलिए वो वैसे ही तान्या की कमर पकड़कर पट लेट गया। तान्या को कहीं ना कहीं खुशी थी कि शिव उसके बच्चे के बारे में सोच रहा था, और कहीं ना कहीं तान्या ऐसा ही तो शिव चाहती थी, जो दूसरों की फीलिंग समझे, उनका सम्मान करे। हाँ, वो बात अलग थी कि शिव तान्या के सामने कुछ और बाकी दुनिया के सामने कुछ और था। जहां एक तरफ शिव तान्या के सामने जितना शांत था, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी दुनिया के लिए उसका रूप किसी राक्षस से कम नहीं था। ठाकुर पैलेस। राधानिधि ने बालकनी में खड़ी राधा को आवाज दी। जी। राधा ने एक झूठी हंसी अपने चेहरे पर लाते हुए धीरे से जवाब दिया, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। जी, मेरे पहचानने से अगर आपके फर्क पड़ता है तो आप खुद ही अपना परिचय क्यों नहीं दे देती। राधा की बात सुनकर निधि हल्के से हंसते हुए कहा, तुम्हारी ऐसी बातें ही मुझे किसी की याद दिलाती है, इसीलिए तो मैं कभी भी तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानती। वैसे मैं शिव की होने वाली बीवी हूँ। शक्ल तो अच्छी है नहीं, कम से कम बातें तो अपनी हैसियत की सोच लिया कर। चुड़ैल तू और शिव की बीवी इम्पॉसिबल। राधा मन में बोली। कुछ कहा तुमने निधि की बात पर? राधा हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, जी नहीं, मैं कुछ भी तो नहीं बोली। वैसे तुम तो जानती ही हो, शिव से शादी होने के बाद मैं इस घर की। इस बार राधा से चुप नहीं रहा गया, इसलिए वो बोल ही पड़ी, पहली बात मुझे तुम्हारी आने वाली स्टोरी जानने का कोई शौक नहीं, और फिलहाल सपने थोड़ा कम देखा करो, क्योंकि किसी की दम नहीं कि वो उसे अपने हिसाब से चला ले। बस इतना कहना था कि निधि उसकी तरफ गुस्से से घूरने लगी, लेकिन राधा को उसके कैसे भी घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आप शिव से शादी करें या फिर इस देश के सबसे सेक्सफुल एसटी से, लेकिन दोबारा मेरी बहन से उलझने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर उसे गुस्सा आया तो वो आपकी इन नाजुक कलाइयों को झट से तोड़ देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। निधि ने आवाज सुनकर पीछे देखा तो अपना कोट हाथ में थामे विशाल खड़ा था, जिसने शायद अभी अभी उन दोनों की बातें भी सुनी थी। डार्क पैलेस। तान्या लेटी सो रही थी और शिव अब तक उसकी कमर पर सर रखे लेटा था। शिव के पेट पर किस करते ही तान्या की आंखें खुल गई, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, क्योंकि शिव उसके टमी को देखते हुए कुछ बोल रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चे से बात कर रहा हो। बेबी जल्दी से आ जाओ, उसके बाद हम खूब खेलेंगे, तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें वो लाकर दूंगा। मैं तुम में अपना बचपन जियूंगा जिसे मैं खुद नहीं जी पाया, उसके बाद हम सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, और जो सबसे ज्यादा खुश होगा वो होगी तुम्हारी माँ। हाँ, वैसे वो भी अभी बच्ची ही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे डैड दोनों को संभाल लेंगे। शिव की बात सुनकर तान्या को हंसी आ गई, जिससे वो खिलखिला के हंस पड़ी। बेबी गलत बात, किसी की बातों को ऐसे नहीं सुनते। शिव ने तान्या की तरफ देखते हुए कहा तो उसने अपना चेहरा दूसरी साइड घुमा लिया। चलो ब्रश करते हैं। बोलते हुए शिव ने तान्या के पैरों पर पड़ी चादर हटा दी। कुछ याद आते ही तान्या वापस चादर को डालने को हुई, लेकिन फिर जब उसने देखा कि वह पहले ही शिव की लॉन्ग शर्ट पहने हुए है तो वह रुक गई और शिव की तरफ देखने लगी। वो क्या है ना कि बेबी कि तुम मुझे बिना कपड़ों से ज्यादा ऐसे ढीले ढाले कपड़ों में हॉट लगती हो, इसलिए। शिव की बात पर तान्या कुछ नहीं बोली, तभी एकदम से शिव ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। तब जाकर कहीं धीरे से तान्या की आवाज निकली, अपा की चोट। तान्या की बात पर शिव ने धीरे से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले बाथरूम में उसे सिंक के पास पड़े छोटे से स्टूल पर ले जाकर खड़ा कर दिया और खुद उसके पीछे खड़ा हो गया। 2 ब्रश लेकर शिव ने उस पर पेस्ट लगाया और एक खुद लेकर दूसरा तान्या को पकड़ा दिया। तान्या ने ब्रश पकड़ तो लिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मिरर पर पड़ी तो वह एकदम चीड़ सी गई, क्योंकि मिरर में बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे तान्या कोई छोटी बच्ची हो और शिव उसका बाप जो उसकी केयर कर रहा हो। और हद तो तब हो गई जब शिव ने खुद उसका ब्रश पकड़कर उसके दांतों पर लगा दिया। तान्या तेज आवाज में कहना चाहती थी, बच्ची नहीं हूं मैं, लेकिन फिल राक्षस को कुछ कहने या ना कहने से क्या ही फर्क पड़ता है, इसलिए उसने शांत रहना ही ठीक समझा। कुछ देर बाद तान्या नाश्ते की टेबल पर अकेले बैठी थी, क्योंकि अभी अभी शिव की एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए उसे जाना पड़ा। आपको कुछ और चाहिए? मैडम घर में काम कर रही मेड ने कहा तो तान्या ने धीरे से नामे सर हिला दिया और मुस्कुराते हुए बोली, आज कोई नहीं और है भी नहीं तो क्या आप मेरे साथ नाश्ता कर सकती है? लेकिन मैं कैसे आंटी, प्लीज ना, और वैसे भी आप मेरी माँ की उम्र की है और एक माँ कभी भी अपनी बेटी को मना नहीं करती। लेकिन बेटा प्लीज। तान्या ने एकदम से पप्पी फेस बना दिया तो बेचारी वो भी मना नहीं कर पाई और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा रुको बेटा मैं अभी आती हूँ। बोलकर वो किचन की तरफ जाने लगी कि अचानक कुछ काले कपड़े पहने गार्ड घर में तेजी से घुस आए और पूरे घर में जल्दी जल्दी फैलने लगे। पूरे गार्ड्स चारों तरफ फैल गए थे। उन गार्ड्स को देखकर तन्या और वो मेड दोनों समझ चुके थे कि यह शिव के गार्ड्स तो नहीं है।
मेड और घर के कुछ नौकर तुरंत तान्या के पास आकर उसके सामने खड़े हो गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी मिस को ये लोग कोई भाई नुकसान पहुंचाए। तान्या और बाकी के सभी चारों तरफ हैरानी से घूर रहे थे कि तभी अचानक मेन गेट से निधि और राधा अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए पैलेस में एंटर हुई। उस दिन पार्टी में तान्या गई जरूर थी लेकिन उसने वहां किसी को जायदा देखा तक नहीं था, इसलिए वह ना तो राधा को जानती थी और ना ही निधि को। निधि और राधा सभी नौकरों के सामने खड़ी थी तो उनमें से एक नौकर जल्दी से बोल उठा, बॉस अभी नहीं है, आप कुछ देर के बाद आइएगा। उसकी बात सुनकर निधि हल्के से मुस्कुराई और फिर बोली, वो है या नहीं इससे तुम्हें क्या लेना देना, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तुम सब पूरे घर को छोड़कर इधर ही क्यों खड़े हो। बोलते बोलते निधि रुक गई और फिर सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली कि तुम किसी को छुपा तो नहीं रहे। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो निधि अपने आप आगे बढ़ते हुए तेज आवाज में बोली, गार्ड। निधि की बात सुनकर गार्ड अपनी गन ठीक करते हुए उस सब की तरफ बढ़े लेकिन उनमें से किसी की आंख में डर की हल्की सी झलक तक नहीं आई। कोई नौकर तो डरा नहीं लेकिन तान्या नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी भी निर्दोष की जान जाए, इसलिए वो खुद ही उनसे निकलकर आगे आ गई। मैम, संभी ने घेरे से कहा, लेकिन तान्या ने उनकी तरफ अपनी पलकें झपकाते हुए उन्हें शांत रहने का इशारा किया। अरे वहां इस घर में इतनी सुंदर नौकर भी है, निधि ने गौर से तान्या को देखते हुए कहा। निधि राधा ने कुछ कहना चाहा लेकिन निधि ने झट से उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने का इशारा करते हुए बोली, अरे यार अब खूबसूरती है तो तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, बेचारी ना जाने कितनी बार सोई होगी तो यहाँ तक पहुंची। निधि की बात का मतलब हर कोई अच्छे से समझ गया था लेकिन फिलहाल कोई कुछ बोलने के लिए लायक नहीं था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। वैसे रेट क्या है, निधि एकदम से तान्या की तरफ मुड़ते हुए बोली। तान्या की आंखों से भले ही आंसू आ गए थे लेकिन वह किसी को अपना दर्द दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। वैसे कम से कम 10-20 बार तो मेरे शिव ने तुम्हें लिटाया ही होगा। वैसे तो तान्या को उसकी बातें दुख बहुत दे रही थी लेकिन शिव को मेरा शिव कहना उसके लिए सबसे ज्यादा दुखी करने वाला पल था। कॉफी पियोगी राधा, निधि ने एकदम से राधा की तरफ घूमते हुए कहा लेकिन राधा ने कोई जवाब नहीं दिया तो निधि खुद बोली, मैं तो पियोगी। निधि की बात सुनकर रानी नाम की मेड जो सबसे हेड थी वह रसोई की तरफ बढ़ने लगी लेकिन निधि एकदम से बोल पड़ी, तुम कहाँ चली, जब यह मेरे शिव के लिए अपनी टांगे फैला सकती है तो क्या मेरे लिए थोड़ा सा हाथ नहीं चला सकती। मैम, लेकिन रानी ने कुछ कहना चाहा लेकिन तान्या ने घेरे से उन्हें कुछ ना कहने का इशारा किया। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है, जा जाकर कॉफी ला, निधि ने गुस्से से तान्या की तरफ घूरते हुए कहा तो बेचारी अपने आंसू पोंछते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ शिव भी जल्दी से अपना काम खत्म किए बिना ही घर के लिए निकल चुका था। तान्या ने जल्दी से कॉफी बनाई और लेकर बाहर आ गई। बाहर आकर उसने कॉफी का एक कप सोफे पर बैठी राधा की तरफ बढ़ाया तो उसने बड़े ही आदर के साथ कप पकड़ लिया। ठीक उसी तरफ से तान्या ने निधि को काफी का कप दिया लेकिन उसने पकड़ने की वजह कप को हल्का से टेढ़ा कर दिया जिससे कुछ काफी तान्या के हाथ पर गिर गई। काफी ज्यादा गर्म थी जिस वजह से उसका हाथ जल गया और तुरंत काफी का मग उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। आह नालायक, मेरे जूते खराब कर दिए, पता भी है वो कितने के हैं। अब इन्हें साफ कौन करेगा। निधि इस बार राधा की आवाज में हल्का गुस्सा था लेकिन फिर भी निधि ने उसे शांत करते हुए कह दिया, ये कीड़े मकोड़े अगर हमारी चीजों को खराब करे तो जरूरी है हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। राधा जानती थी कि निधि यह सब सिर्फ सामने खड़ी लड़की से बदला लेने के लिए कर रही है लेकिन फिर भी वो यहाँ कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो फिर से शांत हो गई। निधि ने गार्ड की तरफ देखा तो 2 गार्ड जल्दी से तान्या की तरफ आ गए। उन दोनों ने जल्दी से तान्या को कंधे से पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल बिठा दिया। तान्या जमीन पर अपना एक हाथ पकड़े बैठी थी कि तभी एक गार्ड ने उसकी तरफ एक कपड़ा फेंकते हुए कहा, चल जल्दी से मैम के जूते साफ कर। अभी निधि आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसका फोन बज उठा जिस पर आ रहे नंबर को देखकर उसके चेहरे के तो रंग ही उड़ गए। उसमें तुरंत अपने एक गार्ड की तरफ देखा और फिर फोन को पैकेट में डालते हुए अपने पंजों पर बैठ गई जिससे उसका चेहरा तान्या के काफी पास पहुंच गया। निधि ने अपने पंजों पर बैठते हुए तान्या के चेहरे पर हाथ लगाया और दांत पीसते हुए बोली, तू चाहे शिव के कितना भी क्लोज हो जा लेकिन तू रहेगी बस रखेल ही, शिव सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। तान्या ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया लेकिन निधि ने फिर से अपनी तरफ घुमाते हुए कसके पकड़ लिए और आगे बोली, याद रखना अगर गलती से भी तेरा बच्चा हुआ तो तेरी सारी की सारी सजा वो पूरी करेगा। इस बार की बात ने तान्या को पूरा हिला दिया था। कहा वो अपने बच्चे को बचाने शिव से इतनी मिन्नतें कर रही थी, उसका ख्याल रखने के लिए खुद का अच्छे से ख्याल रख रही थी और कोई उससे उसके बच्चे के लिए ये सब कैसे बोल सकता है। अगर कोई भी बात शिव को बताने की कोशिश की ना या फिर उसे पता चली तो तेरी यह आंटी है ना इसका पति अंकल के घर पर ड्राइवर है, मैं उसे मौत से भी बदतर सजा दूंगी। निधि ने तान्या को घूरते हुए कहा और तेजी से अपने बॉडीगार्ड को पीछे के गेट से बाहर निकलने का इशारा करके खुद सामने वाले गेट से बढ़ गई तो राधा भी तान्या की तरफ देखते हुए आगे बढ़ गई। तान्या बेसुध सी बैठी थी और सब लोग उसके पास आ गए तो आंटी ने हाथ पकड़कर उसे उठा दिया। उठाते ही तान्या के कानों में शिव की कार की आवाज पड़ी तो जल्दी से उसने अपने आंसू पोंछे और जल्दी से ऐसे दिखाने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
निधि गेट से बाहर निकलती उससे पहले ही उसकी नजर सामने से आ रहे शिव पर चली गई तो वह जल्दी से उसकी तरफ को मुस्कुराते हुए बढ़ गई। लेकिन ठीक इसके अपोजिट जब शिव ने निधि को यहां देखा तो उसका गुस्सा असमान पर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर राधा पर पड़ी तो उसे सब ठीक होने का एहसास हो गया और अपनी गुस्सा को कंट्रोल करते हुए वो आगे बढ़ने लगा। निधि ने शिव के गले लगना चाहा, लेकिन शिव ने तुरंत ही उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर रुकने का इशारा किया। तुम यहां कैसे? सीधे सीधे शिव ने घूरते हुए पूछा। मैं? अब जब हमारी शादी ही होने वाली है तो क्या मैं? शादी माय फुट? शिव एकदम से बोला और फिर उस पर अपनी नजरें गड़ाते हुए बोला, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम जब चाहो यहां मुंह उठा के चल दो। इस घर में आने के लिए तुम्हारा ये जन्म कम है। शिव शायद और कुछ सुनाता, लेकिन फिलहाल राधा का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, इसलिए वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर आते ही शिव की नजर सोफे पर बैठी तान्या पर गई जो कि लैपटॉप में कुछ देख रही थी। शिव जल्दी से तान्या की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसके चेहरे पर आई उंगली के निशान को देखकर रुक गया। शिव को देखते ही तान्या ने भी लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन उसे खुद की तरफ ऐसे देखते हुए वह थोड़ा सकपका गई। शिव जल्दी से तान्या के पास आया। ताबीर उसकी नजर तान्या के जले हुए हाथ पर गई जो कि कॉफी गिरने से जला था। यह क्या हुआ? शिव ने जल्दी से पूछा। उसकी आवाज में आज सिर्फ और सिर्फ तान्या के लिए केयर और चिंता थी। कुछ नहीं, वो बस तान्या बोलने को हुई, लेकिन शिव तुरंत तेज आवाज में बोला, गिव मी मेडिसिन। शिव की आवाज एक तो वैसे ही सबको डरा देती थी और आज तो तेज बोला ही था, इसलिए वहां खड़ा हर कोई कांप गया। एक नौकर तेजी से ट्यूब लेकर आया तो शिव ने जल्दी से उससे ट्यूब लेकर तान्या के जले हुए हिस्से पर लगा दिया। बेबी तुम आराम करो, मैं एक छोटा सा काम निपटा के आता हूँ। बोलते हुए शिव बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसकी नीली आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल हो गई, उसका चेहरा काला पड़ गया। निधि और राधा कार में बैठने वाली ही थी कि कुछ गार्ड्स ने आकर कार का गेट बंद कर दिया। हे निधि गुस्से में उन गार्ड की तरफ देखने लगी। मैम आपको हमारे साथ चलना होगा, गार्ड बड़ी शालीनता के साथ बोला। तुम जानते हो मैं कौन हूं? निधि चौहान। मैम आप कोई भी हो, लेकिन फिलहाल अभी आपको हमारे साथ चलना होगा। मैं शिव ठाकुर की होने वाली बीबी हूं, इसलिए अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप मुझे सॉरी बोलो और निकलो यहां, वरना अगर उसे पता चला कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की तो वो तुम सबको मौत के घाट उतार देगा। इस बार निधि ने उन गार्ड्स को डराना चाहा। डरने की वजह गार्ड के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे देखकर तो निधि को ही डर लगने लगा। राधा भी हैरानी से गार्डों को देख रही थी। वो इतना तो जानती थी कि इस पैलेस में सिर्फ शिव के ही गार्ड हो सकते हैं, लेकिन उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि शिव उन्हें रोकना क्यों चाह रहा है। मैम को बड़ी ही इज्जत के साथ खींचते हुए लेकर आओ। यह आवाज सुनते ही राधा और निधि दोनों ने उस तरफ देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि रुद्र खड़ा था। अब निधि के पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। कहीं न कहीं उसकी समझ में यह आने लगा था कि तान्या अब तक शिव को कुछ बता चुकी है। निधि ने राधा का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि कहीं न कहीं राधा उसका सुरक्षा कवच थी और यह बात निधि अच्छे से जानती थी। राधा, निधि या फिर कोई नहीं जानता था आगे क्या होने वाला है। वो लोग बस उन गार्ड के पीछे चल रही थी और गार्ड रुद्र के पीछे चल रहे थे। निधि चल तो रही थी, लेकिन उसका दिल डर से कांप रहा था और जब उसे देखा कि वो लोग उसे पैलेस के अंदर ले जाने के वजह दूसरी तरफ ले जा रहे हैं तो उसका डर और भी ज्यादा बढ़ गया। ये कहा। निधि ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही सारे गार्ड रुक गए। उसने सामने की तरफ देखा तो एक बड़ा सा दरवाजा था जो दिखाने में काफी सुंदर सा लग रहा था। जाए, एक गार्ड ने अंदर जाने का इशारा किया। डरते हुए निधि ने राधा का हाथ पकड़ा और अंदर चली गई। पूरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ था, जिस वजह से उनका डर बढ़ने लगा। कोई है? निधि ने डरते हुए आवाज दी। तभी अचानक कमरे में लाइट जल गई। लाइट जलते ही निधि के साथ साथ राधा की तक चीख निकल गई। पूरे कमरे में निधि के बॉडीगार्ड इधर उधर पड़े थे। उनमें से कुछ के पैर काट दिए गए थे और कुछ के तो हाथ भी काटे जा चुके थे। कमरे में चारों तरफ खून के दाग थे। आगे चलो। पीछे से रुद्र की आवाज आई तो बेचारी डरते हुए आगे बढ़ गई। अपने बॉडीगार्ड की ऐसी दशा देखकर तो निधि का कलेजा ही कौंप गया। उसका डर अब अपनी चरम सीमा पार पहुंच गया था। उसको अब अपनी मौत अपने ठीक सामने दिख रही थी। आज निधि को समझ आ रहा था कि इस पैलेस का नाम डार्क पैलेस क्यों रखा गया है। चलते चलते निधि सामने के कमरे में पहुंची, जहां शिव किसी राजा की तरह कुर्सी पर अपने पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठा था। उसकी आंखें अब तक पूरी तरह लाल थी। राधा को पैलेस लेकर जाओ, शिव का सीधा सीधा फरमान रुद्र के लिए था, जिसे सुनकर रुद्र ने राधा की तरफ वहां से चलने का इशारा किया। राधा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कहीं न कहीं आज शिव के इस रूप को देखने के बाद उसके दिल में भी शिव का डर बैठ चुका था, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप रुद्र के साथ वहां से चली गई। अब तो निधि का डर कई गुना बढ़ चुका था, क्योंकि कहीं न कहीं राधा उसका सुरक्षा कवच थी, लेकिन अब तो वह भी ऐसे जा चुकी थी। क्या हुआ था मेरे आने के पहले? शिव का सवाल सुनकर निधि के माथे पर हल्का पसीना आ गया, लेकिन फिर भी वो बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए बोली, मैं तो उसी टाइम आई थी और फिर जब मैंने देखा कि तुम नहीं हो तो। क्या हुआ था? शिव की आवाज इतनी तेज थी कि निधि का शरीर डर से कौंप गया। उसकी आवाज निकलनी बंद हो गई।
लेकिन पास में खड़ी शिव की मेड ने एक बार निधि की तरफ देखा और फिर बोलना शुरू किया, सर मैम नाश्ता कर रही थी तभी निधि मैम के गार्डों ने घर को कवर कर लिया और जब हमने कहना चाहा तो इनके गार्डों ने गन दिखाकर चुप करा दिया। ये झूठ निधि ने खुद को सही साबित करना चाहा, लेकिन शिव ने आंखें दिखाकर उसे शांत करते हुए कहा, आगे बोलो। उसके बाद इन्होंने मैम को रखेल रात बाली ना जाने क्या क्या कहा और फिर उनसे काफी बनवा के उनके ही हाथ पर गिरा दी जिससे उनका हाथ जल गया। और फिर आपके आने के कुछ ही टाइम पहले इन्होंने मैम को धमकी दी कि अगर मैम का बच्चा हुआ भी तो यह उससे बदला लेगी। बस इतना ही सुनना था कि शिव की आंखें और भी लाल हो गईं, वो गुस्से में एकदम निधि की तरफ बढ़ा। मैं मानती हूं कि मुझसे गलती हुई है और इसलिए मैं खुद को सजा देने को तैयार हूं, बोलते हुए निधि ने अपने गाल पर खुद से ही एक दो थप्पड़ मार दिए। ठीक है, अगर तुम्हें यही सजा मंजूर है तो यही ठीक। निधि को यकीन नहीं हो रहा था कि शिव इतनी आसानी से कैसे मान सकता है, लेकिन जैसे ही उसने शिव की आगे की बात सुनी तब उसे रियलाइज हुआ कि वह गलत है। खुद को तब तक थप्पड़ मारो जब तक मेरा मन नहीं भरता। अब तो निधि की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, तभी दोबारा शिव की आवाज उसके कानों में पड़ी, नाउ स्टॉप। निधि ने धीरे से खुद को थप्पड़ मारा जिस पर शिव गुस्से से बोला, अगर आवाज मेरे कानों तक नहीं आए तो गाल तुम्हारा होगा और हाथ। बस इतना कहना ही काफी था कि निधि ने खुद के तेजी से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता था अगर किसी और ने मारा तो क्या होने वाला था। मारते मारते निधि के गाल से खून निकलने लगा, उसके हाथ दर्द करने लगे, लेकिन शिव ने एक बार भी उसे मना करना तो दूर रोकने की कोशिश तक नहीं की। अचानक शिव का फोन बज उठा। फोन पर आ रहे नंबर को देखकर शिव का गुस्सा कम होने की वजह और बढ़ गया, लेकिन फिर भी उसने फोन उठा लिया। निधि कहाँ है? फोन के दूसरी साइड से गुस्सा भरी बड़े ठाकुर की आवाज आए। शिव, मुझे क्या पता बड़े ठाकुर, हम जानते हैं कि वह आपके पास है, इसलिए हम उसे लेने के लिए अपने बॉडीगार्ड भेज रहे हैं। उम्मीद है आपने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। बड़े ठाकुर साहब की बात सुनकर निधि के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जो जल्द ही शिव की बात सुनकर चली भी गई। अगर किसी गार्ड ने पैलेस में कदम रखा तो मैं उसके इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा कि मुंबई के बीच पर हर एक मछली को एक एक टुकड़ा जरूर मिल जाएगा। बोलते हुए शिव ने फोन काटकर वापस टेबल पर रख दिया और निधि की तरफ देखते हुए बोला, तुम कैसे रुक गई? निधि की सजा अब तक कंटिन्यू थी। अब तो उसे अपने बचने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि जो उसे बचा सकता था उसे तो शिव ने खुले आम धमकी दे दी थी। निधि की आंखों के सामने काला काला आ गया, एकदम से वह गिरने को हुई, तभी किसी ने उसको कंधों से पकड़ लिया। शिव ने गुस्से से उस पकड़ने वाले को देखा। निधि को पकड़ने वाली कोई और नहीं, गायत्री जी थी। गायत्री जी के साथ विमल और बड़े ठाकुर दोनों लोग खड़े थे। ये क्या हरकत है? गायत्री जी ने गुस्से में शिव की तरफ देखते हुए कहा। जिसे आप हरकत बोल रही है वो शिव ठाकुर की सजा की छोटी सी झलक है, नहीं तो पूछिए जाकर किसी से, वो आपको बताएगा शिव ठाकुर किस भूचाल का नाम है। बोलते हुए शिव ने गुस्से से बड़े ठाकुर की तरफ देखा। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की पे इतना जुल्म? गायत्री जी बोल ही रही थी कि शिव एकदम से चीखते हुए बोला, शर्म और संस्कार जैसे शब्द आपके मुंह पर शोभा नहीं देते मिस गायत्री बिमल ठाकुर। तमीज से बात करो माँ है हम तुम्हारी। गायत्री जी भी गुस्से में लाल होते हुए बोली, लेकिन उसकी बात सुनकर शिव को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, माँ इसका मतलब भी जानती है आप? कभी फुर्सत मिली है आपको अपनी आई से जो आप इसका मतलब? चटाक गायत्री जी ने एक जोरदार थप्पड़ शिव के मुंह पर दे मारा। कुछ बॉडीगार्ड गायत्री जी की तरफ बढ़े, लेकिन शिव ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए निधि से बोला, जिसे तू धमकी दे रही थी जान है वो मेरी, और क्या बोला था तूने कि तू उसके होने वाले बच्चे से बदला लेगी? तो इतना याद रख, वो बच्चा सिर्फ उसका नहीं शिव ठाकुर का होगा, और शिव ठाकुर हर उस शख्स की आंखें नोच लेगा जो उसके बच्चे की तरफ उठेगी। बस इतना बोलकर शिव जाने लगा, लेकिन एकदम से गेट पर जाते हुए रुककर बिना मुड़े बोला, उसके पेट में मेरा बच्चा है, और यह बात अच्छे से समझ ले कि उसे नुकसान पहुंचाने वाले हाथों को ये शिव अच्छे से काटना जानता है। बस इतना बोलना था कि सबको एकदम शौक लगा, और सबसे ज्यादा शौक तो बड़े ठाकुर निधि और बिमल जी को लगा था। शिव तो जा चुका था और अब निधि भी सही से खड़ी हो चुकी थी। तभी गायत्री जी इधर उधर देखते हुए कुछ बोलने को हुई, लेकिन उनसे पहले ही पीछे से आता हुआ रुद्र बोला, राधा अब से डार्क पैलेस में ही रहेगी क्या? लेकिन बिमल जी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन रुद्र बीच में ही बोल पड़ा, आप सही सलामत जा रहे हैं इसका शुक्र मनाए, वरना सर किसी को ऐसे छोड़ दे ये मुमकिन नहीं। बड़े ठाकुर ने तुरंत बिमल को कुछ ना बोलने का इशारा किया और गायत्री जी के साथ तुरंत वहां से निकल गए, तो रुद्र भी सीधे वहां से निकलकर पैलेस के अंदर आ गया। वही बार रूम में बैठा शिव गुस्से में गिलास पे गिलास पी रहा था। उसकी आंखों में आज उसके बचपन की सब घटनाएं बिल्कुल सच की तरह घूम रही थी। तभी उसकी आंखों में उस दिन का दृश्य घूम गया। आगे थोड़ी स्टोरी फ्लैशबैक में चलेगी जो शिव के बचपन से जुड़ी है। फ्लैशबैक, एक छोटा सा 7-8 साल का बच्चा बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था। आप कितनी देर में आओगे डैड? मुझे डर लग रहा है। बेटा डरते नहीं, देखो पापा हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे आप सामने चाहिए, सच में बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा डरते नहीं, अगर आप ऐसे डरोगे तो छोटी का क्या होगा?
इस बार वो बच्चा कुछ नहीं बोला, बस सामने सो रही अपनी छोटी बहन को देखने लगा जो हर डर से बेखबर सो रही थी। बेटा फोन से आवाज आने पर वह जल्दी से फोन की तरफ देखने लगा तो उसके पापा आगे बोले, बेटा जिंदगी में कभी भी किसी से मत डरना, ये दुनिया सिर्फ ना डरने वालों की इज्जत करती है। आप जल्दी से वो कुछ बोलने को हुआ तभी एकदम से एक जोरदार आवाज आई और फोन कट गया। अब तो उसका डर लाख गुना बढ़ गया, वो बार बार अपने पापा के फोन को लगाने लगा लेकिन अब फोन स्विच ऑफ आ रहा था। थोड़ी ही देर में उसकी आंखें आंसुओं से भर गई लेकिन फिर भी वो रोया नहीं, क्योंकि भले वो सिर्फ 8 साल का था लेकिन वो इतना जानता था कि अगर वो रोया तो उसकी बहन भी रोने लगेगी। बैठे बैठे पूरी रात निकल गई। सुबह को जब गाड़ी की आवाज आई तो वो जल्दी से बाहर की तरफ भागा लेकिन सामने देखते ही वो रुक गया, क्योंकि सामने उसकी मां गायत्री जी थी जो शराब के नशे में धुत उसके चाचा बिमल जी की बाहों में बाहें डाले आ रही थी। वो बच्चा यानी कि 8 साल का शिव बिल्कुल खामोश अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा, तभी फिर से उसे गाड़ी की आवाज आई तो जल्दी से वो भागते हुए गेट पर आ गया। गेट पर बहुत सारी पुलिस खड़ी थी, उनके साथ ही 2 सफेद कपड़ों से ढके स्ट्रक्चर थे। घर के सभी नौकर वही आ गए लेकिन जैसे ही शिव ने उस सफेद कपड़े के नीचे देखा उसकी एकदम से चीख निकल गई तो वहां खड़े कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। शिव अब बड़ी बुरी तरह से रो रहा था, उसके पापा जो हमेशा उसकी ताकत थे आज एक लाश बन चुके थे। शिव का तो रो रोकर बुरा हाल था और उसके साथ सबके सब नौकर भी रो रहे थे, लेकिन उनके अलावा घर के किसी ने भी वहां आना अपना फर्ज नहीं समझा। कुछ ही देर बाद पुलिस और सब लोगों ने मिलकर ही शिव से उसके पापा की चिता को अग्नि दिलाई और बाकी के कार्यक्रम करने के बाद उसे घर ले आए। स्टोरी इन फ्लैशबैक। शिव घर में बैठा था, उसके सामने कुछ पंडित बैठे अपनी किताबों में कुछ देख रहे थे। उनके ठीक पास बड़े ठाकुर गायत्री जी और बिमल बैठे हुए थे। तभी पंडित जी बोले, शादी का मुहूर्त अभी 10 मिनट के बाद है, उसके बाद 1 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है जजमान। ठीक है, इनकी शादी आज ही होगी, बड़े ठाकुर ने उठते हुए कहा। शिव बड़ी हैरानी से अपनी मां को देख रहा था, अभी उसके बाप को मारे 10 घंटे से भी कम टाइम हुआ था और यह इतनी जल्दी दूसरी शादी के लिए मान भी गई। शिव को अच्छे से याद था कि बिमल के विदेश से आने से पहले उसके माँ पापा कितने अच्छे से रहते थे, लेकिन जब से बिमल आए तब से हमेशा उसने बस लड़ाई ही देखी। कुछ ही देर में 2 फैसले हो गए, एक तो शिव की छोटी बहन को बिना कुछ बताए शहर से बहुत दूर पढ़ने के लिए भेज दिया और दूसरा बिमल को उसका बाप बना दिया। उसके बाद तो ना जाने क्या क्या बीती उसके ऊपर, जिसकी वजह से उसे शादी और लड़कियों से नफरत सी हो गई। उसके दिमाग में ये बात घर बना चुकी थी कि लड़की जात कभी भी किसी को भी धोखा दे सकती है और शायद इसीलिए उसने तान्या को इतने बंधन में रखा हुआ था। प्रेजेंट आहे एकदम से शिव ने अपने हाथ में पकड़ी बोतल जमीन पर फेंक दी। उसकी आंखें फिर से लाल हो गई, शरीर पर लाल रेशेस की तरह आने लगे थे। उसकी चीख अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। वही तान्या जो शिव को ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गई थी, एकदम से शिव की इतनी डरावनी चीख सुनकर डर गई, लेकिन फिर वह एकदम से भागकर उसके पास आ गई और जल्दी से उसके गले लगने लगी। शिव भले ही अब होश खोने लगा था लेकिन फिर भी वह जानता था अगर इस वक्त तान्या यहाँ रोकी तो वह जरूर उसे नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए वो जल्दी से पीछे घूमते हुए बोला, जा जाओ यहाँ से। आज शिव की आवाज में एक अलग ही गुस्सा साउंड कर रहा था, लेकिन तान्या इतना जानती थी कि वह अभी तकलीफ में है, इसलिए उसने एक और कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तभी एकदम से रुद्र भागते हुए आया और तान्या की तरफ देखते हुए बोला, मैम आप बाहर जाइए प्लीज। लेकिन कहते हुए तान्या ने शिव की तरफ इशारा किया। मैम सर को कुछ नहीं हुआ, आप बस अपने रूम तक जाए, बोलते हुए रुद्र जल्दी से ड्रॉ की तरफ भागा और मेट को तान्या को उसके कमरे में ले जाने का बोल दिया। रुद्र ने जल्दी से एक इंजेक्शन निकलकर उसे जल्दी से शिव के हाथ में इंजेक्ट कर दिया और खुद वहां से एक तरफ हो गया। हमेशा की तरह आज फिर शिव की गुस्से से भरी चीखें पूरे कमरे में गूंज गई। ये चीखें किसी का भी दिल दहला सकती थी, लेकिन रुद्र बिल्कुल नॉर्मल सा कुछ दूर खड़ा था। कुछ देर बाद शिव नॉर्मल हो गया तो रुद्र उसके पास आते हुए बोला, सर आपको एक बार थेरेपी के लिए जाना चाहिए। क्यों, वो मेरी जिंदगी बढ़ा देगी क्या? बस इतना सुनते ही रुद्र शांत हो गया और धीरे से नामे सर हिलाते हुए बोला, नहीं, लेकिन क्या तुम नहीं जानते इसका कोई इलाज नहीं? शिव ने इतना कहा और जल्दी से वहां से निकल गया। रुद्र भी कुछ सोचते हुए वहां से निकल गया और सीधा गाड़ी उठकर कहीं बाहर चला गया। उस कमरे से निकालने के बाद शिव तुरंत अपने कमरे में पहुंचा तो सामने ही उसे चिंता में घूम रही तान्या दिख गई। शिव को देखते हुए तान्या जल्दी से उसके पास आ गई और फिर उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ आपको? शिव ने एकदम से तान्या को गोद में उठा लिया और उसकी कमर पर सर रखकर लेट गया तो तान्या भी उसके बालों में हाथ फेरने लगी। मेरे लिए तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। शिव की बात सुनते ही तान्या के हाथ अपने आप अपनी आंखों पर पहुंच गए तो उसे याद आया कि कैसे अभी कुछ देर पहले उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तान्या का कोई जवाब न मिलने पर शिव बोला, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा मेरी तरह ताकतवर हो, बाकी तुम्हारी तरह रो दो। मैं रोता दूं, तान्या ने खुद से मन में कहा, और नहीं तो देखना मेरा बच्चा कोई भी हो, चाहे लड़की या लड़का, हमेशा हर काम में सबसे बेस्ट होगा, बिल्कुल मेरी तरह। इस बार शिव की बात सुनकर तान्या ने मुंह बना लिया, लेकिन तभी एकदम से शिव ने उसके टमी पर किस कर दिया तो एक अलग ही एहसास ने तान्या को घेर लिया।
आज सच में उसे अपने बच्चे में हलचल महसूस हो रही थी। भले ही अभी वो टमी में 3 महीने का नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तान्या को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी बातें सुन रहा हो। वहीं दूसरी तरह रुद्र किसी के साथ लेटा हुआ था। उन दोनों के ऊपर एक पतली सी चादर पड़ी थी जो उनके एक होने का सबूत दे रही थी। वो लड़की रुद्र के ऊपर उसके सीने पर सर रखे लेटी थी और रुद्र ने भी उसके चारों तरह अपने हाथ लपेटकर उसे अपने करीब कर रखा था। हम शादी कब करेंगे? लफकी ने एकदम सवाल किया। रुद्र बिल्कुल शांत हो गया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, बेबी शिव सिर्फ मेरा दोस्त या बॉस नहीं, मेरा बड़ा भाई भी है। उसने मुझे तब संभाला जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी। मुझे पता है, इसीलिए मैंने फैसला किया मैं भाई से खुद बात करूंगी। इस बार वह लड़की थोड़ा साइड हटते हुए बोली, बेबी 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 कुछ नहीं, अब चुपचाप सो जाओ, वरना कहीं ऐसा ना लोग शादी के बाद मजबूर होते हैं और हमें मजबूरी में शादी करनी पड़े। बोलते हुए वह अलग हट गई। रुद्र एकदम से उसके ऊपर आ गया और किस करते हुए बोला, अब चाहे कुछ भी हो, आज इतने दिनों बाद मिली हो, ऐसे ही थोड़ी बच के चली जाओगी। कुछ ही देर बाद दोनों एक बार फिर अपनी प्यार की दुनिया में खो गए। शिव हमेशा की तरह तान्या की गोद में सर रखकर सो रहा था और तान्या अब तक उसके बालों को सहला रही थी। तनु की समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसे इससे नफरत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो वो उसके लिए रो रही थी। वो कैसे भूल सकती है इस शख्स के दिए दर्द? भले ही आज वो माँ बनने वाली है, लेकिन आखिरकार यह बच्चा है तो इसकी मनमर्जी ही। आखिरकार लोग उसके बच्चे को क्या कहेंगे और फिर वो औरत कहीं हो बदला तो नहीं लेगी मेरे बच्चे से, या फिर सोचते सोचते तान्या के अपने आप रुक गए और वो शिव के चेहरे को गौर से देखने लगी। भले ही वो शिव को अच्छे से नहीं जानती थी, लेकिन उसकी समझ में ये तो आ गया था कि इस मासूम सी शक्ल के पीछे एक बहुत भयंकर राक्षस छिपा बैठा है। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते ना जाने कब तान्या की आंख लग गई और वह वैसे ही बैठे बैठे सो गई। और रात को जब शिव की आंख खुली तो उसने उसे ठीक से लिटाया। वही अगली सुबह जब तान्या उठी तब तक शिव रूम से जा चुका था, इसलिए उसने जल्दी से नहाकर कपड़े चेंज किए और फिर जल्दी से बाहर आ गई। तान्या जैसे ही बाहर निकली तभी उसकी नजर सामने खड़ी राधा पर चली गई। राधा ने जब उसे देखा तो हैरान रह गई और जब उसे देखा कि वो अभी अभी शिव के रूम से निकली है तब तो उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। राधा को भी लगने लगा था कि तान्या कोई ऐसी ही है जो शिव के साथ बस एक दो रातों के लिए है, क्योंकि अब तक उसने सिर्फ और सिर्फ शिव की अय्याशी और उसके क्रूर नेचर के बारे में सुना था। तुम? राधा ने एकदम शौकन रिएक्शन देते हुए पूछा। एक पल को तान्या भी राधा को देखकर हैरान रह गई, लेकिन फिर उसने ना जाने क्या सोचा और हल्के से मुस्कुरा दी। तान्या की इतनी प्यारी मुस्कान देखकर राधा भी आगे कुछ कह नहीं पाई, इसलिए वह बिना कुछ बोले नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ आ गई और सबसे अलग एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। तान्या भी वही आ गई और शिव के बाजू में बैठ गई, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये राक्षस प्रजाति का मनुष्य ना जाने क्या करेगा। शिव ने एक नजर तान्या की तरफ देखा तो वो जल्दी से नाश्ता लगाने लगी। आगे से तुम यही रहोगी। शिव के ये 5 शब्द सुनते ही तान्या के हाथ अपने आप रुक गए और वह हैरानी से शिव को देखते हुए मन में सोचने लगी कि क्या वो चाहकर भी यहां से जा सकती है। मुझे यहां रहने का कोई शौक नहीं। राधा की आवाज सुनकर तान्या को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, क्योंकि शिव ने तो ये बात उसके लिए बोली भी नहीं। शिव, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं। और मैं? राधा बोल ही रही थी कि शिव एकदम से उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे किसी की भी ना सुनने की आदत नहीं, खुद की भी नहीं, और मुझे हाँ बोलना पसंद नहीं। राधा ने भी उसी ट्यून में जवाब दिया और अपनी प्लेट लेकर वहां से जाने लगी। तुम्हारे यहां से जाने की कीमत पूरा का पूरा ठाकुर परिवार भुगतेगा। इतना सुनते ही राधा के कदम अपनी जगह पर रुक गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया, बल्कि अपनी आंखों को पोंछकर शिव को तरफ घूमते हुए गुस्से में बोली, बस यही आता है आपको? इसे मारना, उसे मरना, इसको बर्बाद करना, उसको बर्बाद करना, और आता है कुछ आपको? आप क्या समझेंगे रिश्ते क्या होते हैं? आपको क्या पता माँ की अहमियत? मुझे ना किसी की अहमियत जाननी है और ना ही कोई चाहिए जिसे मुझे अपने पास रखना है। उसे मैं अपनी ताकत से भी रख सकता हूँ। बोलते हुए शिव भी अपनी जगह से उठ गया। राधा जानती थी कि शिव पर उसके बोलने का कोई असर होने वाला नहीं है, इसलिए वह बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे की तरफ भाग गई। शिव बिना नाश्ते के ऑफिस जाने लगा, तभी तान्या से धीरे से उसे आवाज दी, सुनिए। आज ये पहली बार था जब उसने खुद से उसे बुलाया था, इसलिए शिव के कदम भी अपने आप ही रुक गए। तान्या जल्दी से शिव के पास आई और एक बॉक्स उसे देते हुए बोली, वो आपका नाश्ता। आज शिव को तान्या बिल्कुल एक बीवी की तरह लग रही थी, जो अपने पति को ऑफिस जाते टाइम टिफिन तैयार करके दे रही थी। जैसे ही शिव ने टिफिन पकड़ा तान्या जल्दी से वहां से जाने लगी। शिव भी बस उसको देखता ही रहा। तभी तान्या कुछ दूर चलकर रुक गई और बिना घूमे बोली, आप अपनी ताकत के बल पर किसी को रोक जरूर सकते हैं, लेकिन उसके मन को सिर्फ और सिर्फ प्यार और अपनेपन से ही जीता जा सकता है, वरना सामने वाला शख्स एक जिंदा लाश बनकर आपके साथ रहता है। इतना बोलकर तान्या तो वहां से चली गई, लेकिन शिव अब तक बस शांत खड़ा उधर ही देख रहा था जिधर वो अभी गई थी। वही जीने से कुछ हटकर खड़ी राधा भी तान्या की बात सुनकर कुछ संतोष में थी। अब उसको लगने लगा था कि शायद तान्या ही वो है जो शिव को बदल सकती है। शिव को एक बार फिर देखते हुए राधा भी अपने कमरे में चली गई।
शिव अपने केबिन में बैठा हुआ था। उसके दिमाग में तान्या की आज कही बात घूम रही थी। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की को चाहिए क्या। एक वो है जो इसके लिए दुनिया की हर खुशी इसके कदमों पर लाकर रख देना चाहता है, और एक ये है जो इसे बंधन समझ रही है। सर, रुद्र की आवाज सुनकर शिव का ध्यान टूटा। हम सर, आपकी मीटिंग है आज मिस्टर बंसल के साथ। मेरी जगह टीम के साथ तुम चले जाओ क्या? रुद्र ने एकदम हैरानी से कहा। तो शिव ने बस उसकी तरफ एक नजर देखा, जिसे समझते ही रुद्र अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोला, क्यों नहीं मैं जाता हूं मैं। इतना बोलकर रुद्र बिल्कुल ऐसे भागा जैसे कि अगर वो कुछ देर और रुका तो शिव उसे कच्चा खा जाएगा। रुद्र अभी गेट तक पहुंचा ही था कि एकदम से सामने से आ रही सौम्या से टकरा गया। यू उल्लुओं की तरह क्यों चलते हो? देखकर नहीं चला जाता तुमसे। रुद्र ने अपनी आंखें दिखाकर सौम्या को डराना चाहा, लेकिन सौम्या और जायदा चिढ़ते हुए फिर बोली, अब ऐसे चिल की तरह आंखें क्या दिखा रहे हो? चलो चुपचाप भाई से बात करने। क्या हो रहा है यहाँ? शिव की रौबदार आवाज सुनकर दोनों सकपका गए। और तुम सौम्या, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? AINM वाला कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दिया था ना मैंने। शिव की बात पूरी होते ही रुद्र ने जल्दी से सौम्या का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ जाते हुए बोला, वही तो मैं इसे बोल रहा था कि इस टाइम इसे साइड पर होना चाहिए। सौम्या अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली, बल्कि वह अपना सर नीचे करके खड़ी रही। 1 मिनट शिव ने रुद्र को रोक दिया और खुद सौम्या के करीब जाते हुए धीरे से बोला, क्या बात है भाई? वो मैं, हाँ तुम। सौम्या आगे बोलो। भाई मैं किसी से प्यार करती हूँ, सौम्या ने जल्दी से बोला। रुद्र, जिसने अभी पानी पीने के लिए बोतल अपने मुंह से लगाई ही थी, उसका सारा पानी मुंह से बाहर निकल गया। तो शिव उसकी तरफ देखते हुए सौम्या से बोला, किससे? इससे। शिव की बात सुनकर रुद्र और सौम्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि अभी तक दोनों में से किसी ने उसे बताया नहीं था, और फिर भी शिव को उन दोनों के मन की बात समझते हुए शिव बोला, जिससे तुम छिपा रहे हो वो एसटी है, कोई मामूली इंसान नहीं। इसलिए अब चुपचाप जाओ, जब मुझे सही लगेगा तुम्हारी शादी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक दूसरे को अच्छे से समझ लो। थैंक्स भाई। सौम्या और रुद्र दोनों एकदम से शिव के गले लग गए, तो शिव भी खुद को उनके गले लगने से रोक नहीं पाया। कहीं प्यार में अपना काम मत भूल जाना, शिव ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी। सौम्या और तान्या अब केबिन से जा चुके थे, लेकिन शिव का दिमाग अब भी कुछ सोच ही रहा था। उधर शिव के जाने के तान्या ने खुद नाश्ता किया और फिर अपने कमरे से 1-2 कपड़े लेकर राधा के कमरे की तरफ चली गई। क्या मैं अंदर आ जाऊं? तान्या ने धीरे से पूछा। गेट खुला ही है तो आ जाए। तान्या अंदर आई और अपने साथ लाए कपड़े बेड पर रखते हुए बोली, वो मेरे पास ये कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो मैं ये तुम्हारे लिए। हम बोलते हुए राधा ने कपड़े उठा लिए। आपने नाश्ता हम कर लिया, किसी दूसरे की बात के लिए मैं क्यों भूखी रहूं? राधा की बात पर तान्या हल्के से मुस्कुरा दी। राधा ने एक और हटते हुए तान्या को नीचे बैठने का इशारा किया। अगर आप माइंड ना करें तो एक बात पूछूं? राधा की बात सुनकर तान्या ने उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर हाँ में इशारा किया। इज यू प्रेग्नेंट? राधा की बात पर तान्या उसकी तरफ देखने लगी, तो राधा एकदम से अपनी बात संभालते हुए बोली, आई मीन मैं एक डॉक्टर हूं तो बस अपने अनुभव से बोल रही हूं। अगर नहीं, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। वो बस सच्ची। राधा के चेहरे पर एकदम खुशी झलक गई, जिसे देखकर एक पल के तो तान्या भी हैरान रह गई। क्या मैं आपको भाभी बोल सकती हूँ? हम। तान्या बस धीरे से मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में दोनों के बीच ऐसी जमने लगी जैसे दोनों एक दूसरे को कितने पहले से जानती हो। दरवाजे पर खड़ा शिव न जाने कब से राधा और तान्या दोनों को देखे जा रहा था, लेकिन उन दोनों में से किसी का भी ध्यान उस पर था ही नहीं, क्योंकि दोनों कार्टून देखने में जो बिजी थी। दोनों को इतने ध्यान से देखते हुए देखकर शिव मुस्कुरा उठा। वैसे तो आते ही उसे तान्या अपनी बाहों में चाहिए होती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। वह वापस दरवाजे से ही लौट गया और सीधे किचन की तरफ चला गया। सब नौकरों ने जैसे ही शिव को किचन की तरफ आते देखा तो सब हैरान रह गए। वैसे तो शिव कई बार कुकिंग कर चुका था, लेकिन जब से तान्या आई थी तब से आज वो पहली बार किचन की तरफ आ रहा था। कुछ चाहिए सर? एक नौकर ने डरते हुए पूछा। आज का डिनर मैं अपने हाथों से बनाएगा, इसलिए कोई भी किचन का काम नहीं करेगा। फरमान सुनाते हुए शिव सीधे किचन की तरफ चला गया। तान्या और राधा आपस में बात करते हुए नीचे आ रही थी, तभी उनकी नजर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए शिव पर गई। शिव को खाना लगाते देख दोनों ही हैरान थी, क्योंकि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतना एकडू इंसान आज ये काम। तान्या और राधा अभी खड़े ही थी कि उनके कानों में शिव की आवाज पड़ी, आओ डिनर रेडी है। शिव की बात सुनकर राधा तो आगे बढ़ने लगी, लेकिन तान्या बस शिव को ही घूरे जा रही थी। आज शिव उसको दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान लग रहा था। चलो, राधा ने धीरे से तान्या को टच करते हुए कहा, तो एकदम से तान्या सकपका गई। जब तक दोनों डाइनिंग टेबल पर पहुंची तब तक शिव अपनी चेयर पर बैठ चुका था। हमेशा ही तरह आज भी तान्या शिव के बाजू में बैठ गई, लेकिन राधा दूसरी साइड बैठने की जगह बिल्कुल दोनों के सामने बैठी थी। सबने जल्दी से डिनर फिनिश किया और आराम के लिए अपने कमरे में चले गए। उधर सिंह पैलेस में खलबली मची थी। किसी को भी राधा का शिव के पास रहना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि राधा ही एक ऐसी चाबी थी जिससे वो शिव से कुछ भी करवा सकते थे।
ये बात सभी जानते थे कि वो शिव का कुछ बिगड़ नहीं सकते हैं, इसलिए अभी शांत थे और सही टाइम आने का इंतजार कर रहे थे। निधि अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए वो अपने घर चली गई, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया और बेचारी बच नहीं पाए। निधि की मौत से बड़े ठाकुर दुखी तो बहुत थे, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए खामोश से एक कमरे में रह रहे थे। पूरा बिजनेस अब अंश संभाल रहा था। कमरे में पहुंचते ही तान्या की नजर सबसे पहले वहां खड़े शिव पर गई, जो बाहर की तरफ बालकनी में खड़ा सिगरेट के कश भर रहा था। राधा हॉस्पिटल जाना चाहती है, तान्या ने शिव के बाजू में खड़े होते ही कहा। तान्या की बात सुनकर शिव ने एक नजर उसकी तरफ देखा तो बेचारी ने अपना सर नीचे झुका लिया। शिव कुछ आगे बढ़ा और एकदम से तान्या को अपनी गोद में उठा लिया। गिरने के डर से तान्या ने अपने दोनों हाथों से उसकी शार्ट पकड़ ली। चलते हुए शिव बालकनी में लगे झूले के पास आया और तान्या को उस पर लिटाकर खुद उसकी गोद में सर रखकर आधा लेट गया। हमेशा की तरह तान्या अपने हाथ उसके बालों में फेरने लगी। तुम्हें मुझसे डर लगता है, बोलते हुए शिव बस तान्या के चेहरे को देख रहा था ताकि उसे बिल्कुल सही जवाब ही मिले। तान्या कुछ नहीं बोली तो शिव ने फिर पूछा, बेबी मैंने कुछ पूछा? तान्या ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचते हुए बोली, मैं नहीं जानती कि अब की बीती जिंदगी कैसी थी, उसमें कोई कमी थी या नहीं, आपको किसी का साथ मिला या नहीं, लेकिन मैं इतना यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपके साथ सब कुछ तो अच्छा नहीं हुआ होगा। मेरी माँ की मौत के टाइम मैं बस 4 साल की थी। उस टाइम मुझे कुछ समझ में तो नहीं आता था, लेकिन जब किसी बात का बुरा लगता तो भगवान को बुरा कहती, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को मुझसे अलग किया। फिर बाद में पापा ने दूसरी शादी कर ली। उन्हें लगा मुझे माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन असलियत में दूसरी शादी के बाद तो पापा भी मेरे नहीं रहे। जितना मिलता उतना खा लेती और जब टाइम मिलता अकेले में रो लेती। तान्या की बातें सुनकर जहां शिव की हैरानी बढ़ती जा रही थी, वहीं तान्या की आंखें आंसू से लबालब भरी थी। फिर एक दिन मेरी मुलाकात विशाल से हुई। वह मेरी लाइफ का पहला दोस्त था जो मुझे अच्छे से समझता था। धीरे धीरे मुझे प्यार होने लगा, लेकिन बाद में पता चला कि मेरी बहन की शादी उससे होने वाली है और यहाँ तक कि विशाल उससे बहुत प्यार करता है। उसके बाद आप मुझे लगे, शुरुआत में मुझे घिन आती थी आपसे और आपको देखकर बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे। बोलते बोलते तान्या रुक गई तो शिव ने उसकी बात दोहराते हुए कहा, धीरे धीरे क्या बेबी, क्या अब मुझसे डर नहीं लगता? तान्या ने धीरे से नामे गर्दन हिला दी। शिव हल्के से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, पक्का नहीं लगता? तान्या ने फिर से अपना सर नीचे करते हुए नामे हिला दिया। फिर यह सर नीचे क्यों कर रखा है? बोलते हुए धीरे से शिव ने अपने एक हाथ से धीरे से तान्या का चेहरा ऊपर उठा दिया। चेहरा ऊपर होते ही शिव की नजर तान्या की आंख से निकल रहे आंसू पर गई तो एकदम उठकर उसने उसे गले से लगा लिया। शिव के गले लगते ही तान्या एकदम से फफक के रो पड़ी। उसने कसके शिव को पकड़ लिया। शिव ने भी उसे बिल्कुल अपनी बाहों में छिपा लिया। वॉट हैपेंड बेबी? शिव ने धीरे से पूछा, लेकिन तान्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह वैसे ही रोती रही और रोते हुए वह बस एक ही बात बोले जा रही थी, प्लीज मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करिएगा। काफी देर तक जब तान्या शांत नहीं हुई तो शिव ने उसके ओठों को अपने ओठ से ब्लॉक कर दिया और उसे शांत कराने की कोशिश करने लगा। शिव बेड पर बैठा सामने सो रही तान्या को देख रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से तान्या को शांत करके सुलाया था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अगर तान्या ने ज्यादा सोचा तो उसे पैनिक अटैक पड़ सकता है। शिव के कानों में अब तक तान्या की कही बात गूंज रही थी कि मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करिएगा। काफी कोशिश की बाद जब उसे समझ नहीं आया तो उसने डेस्क पर रखा सिगरेट का पैकेट उठाया और जलाने के लिए ओठों के बीच दबा लिया। सिगरेट को दबाने के बाद शिव ने उसे जलाने के लिए लाइटर उठाया ही था कि उसकी नजर डेस्क पर रखी एक फाइल पर गई। फाइल को देखकर शिव ने सिगरेट को निकालकर फेंक दिया और उस फाइल को उठाकर देखने लगा। फाइल को देखने के बाद शिव को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। अब उसकी समझ में आ गया कि तान्या इतना क्यों पैनिक कर रही थी। यह कोई और फाइल नहीं थी, बल्कि वही फाइल थी जिसे शुरुआत में शिव ने तान्या से एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह साइन कराया था, जिसके हिसाब से तान्या को शिव के लिए एक बच्चा देना होगा, उसके वह यहां से चली जाएगी। शिव ने तो इस फाइल को डस्टबिन में फेंक दिया था और शायद तान्या को यह वहीं से मिला था। शिव ने अपना फोन निकाला और तुरंत किसी को कुछ मैसेज कर दिया। उधर अपने फोन को पकड़े रुद्र कभी फोन को देखता और कभी सौम्या को। उसकी इस हरकत की वजह से अब सौम्या चीड़ चुकी थी। देखो चमगादड़, चुपचाप मैसेज बताओ क्या है, वरना मैं तुम्हें। खुद को चमगादड़ सुनकर रुद्र एकदम चीड़ गया, इसलिए उसने अपने फोन को ऊपर उठाते हुए कहा, जाओ मैं नहीं दिखाता। आह दिखा ना, सौम्या ने अब अपने शब्दों में थोड़ी सी नरमी लाई। एक पप्पी दो। पहले रुद्र ने अपना गाल आगे बढ़ा दिया। चलो चलो हवा आने दो, मैं खुद शिव भाई को कॉल करके पूछ लेते हूँ। बोलते हुए सौम्या अपने फोन की तरफ जाने लगी। रुद्र ने जैसे ही सुना कि वो शिव को कॉल करने वाली है, बेचारा जल्दी से भागते भागते उसके पास पहुंच गया और थोड़ी एक्टिंग करते हुए बोला, अब तुम नाराज मत हो, मैं बताता हूं ना। उधर तान्या के बाजू में लेटे शिव ने उसे अपनी बाहों में भर रखा था। उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी जो शायद कम ही देखने को मिलती है। कल से हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होगी। अब तक इस दुनिया से सिर्फ शिव की गुस्सा देखी है, लेकिन यह मेरे प्यार को देखेगी। कल से यह शिव बिल्कुल वैसा होगा जैसा तुम चाहोगी।
बोलते हुए शिव ने धीरे से तान्या के गाल को चूम लिया। शिव के किश करते ही गहरी नींद में सो रही तान्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब यह मुस्कान शिव के किश की वजह से थी या फिर वो कोई सपना देख रही थी, यह तो कोई नहीं जानता। अगली सुबह जब तान्या की आंख खुली तो उसे काफी हल्का फील हो रहा था। हमेशा की तरफ सबसे पहले वो उठकर आईने की तरफ गई और फिर खुद को निहारते हुए धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग माय बेबी। गुड मॉर्निंग बोलते हुए तान्या ने सामने लगे कैलेंडर पर पेन से निशान बना दिया और फिर पुराने निशान देखकर मुस्कुराते हुए खुद से बोली, फाइनली आपके आने में अब बस कुछ ही टाइम बचा है, कम फास्ट बेबी, मम्मा वेटिंग फॉर यू। तान्या खुद से ही बातें कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। वही शिव जो बाथरूम के गेट पर खड़ा काफी देर से तान्या की हरकतें देख रहा था, अब धीरे धीरे चलकर तान्या के पास आ गया। तान्या का ध्यान अभी पूरी तरफ खुद पर था, इसलिए वो शिव को देख ना सकी, लेकिन जैसे ही उसे अपने कान के पास शिव की गर्म सांसें महसूस हुई वो पूरी अंदर तक सिहर गई। तान्या ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और शिव की गर्म सांसों में खोने लगी, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया तो वो जल्दी से पीछे घूमी। तान्या इतने फास्ट घूमेगी यह शिव ने सोचा तक नहीं था, यहाँ तक कि तान्या भी खुद को संभाल न पाए। अगर सही टाइम पर शिव तान्या की कमर ना पकड़ता तो वो गिर जाती और ना जाने क्या हो जाता। शिव ने तान्या को एकदम से अपने गले से लगा लिया। एक कपल को तो वह भी डर गया था। बेबी आराम से भी तो घूम सकती हो ना, इतनी जल्दबाजी किस लिए? शिव की बात सुनते ही तान्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन उसने अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया बल्कि और ज्यादा शिव से चिपक गई। तान्या को इस कदर खुद से चिपकते देख शिव भी मुस्कुरा उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, बेबी मैं अभी नहाकर आया हूँ, कपड़े तो पहनने दो। शिव की बात सुनकर तान्या शर्म से पानी पानी हो गई और अब तो उसे शिव से दूर हटने में भी शर्म आने लगी थी। तभी शिव का फोन बजा। बेड पर पड़े फोन पर आ रहे नंबर को देखकर शिव ने तान्या को खुद से अलग किया और फिर एक बैग देते हुए बोला, बेबी हमें बाहर जाना है तो इसे पहन लेना, मुझे थोड़ा काम है। तान्या से अलग हटकर शिव बालकनी में चला गया। तान्या हैरानी से शिव को देख रही थी। आज शायद ये पहली बार था जो शिव किसी फोन के लिए उसे इतनी जल्दी छोड़कर चला गया था। वरना चाहे किसी का फोन आया या फिर कोई मीटिंग हो, अगर वो तान्या के साथ है तो वो कभी भी किसी दूसरी चीज को प्रायोरिटी नहीं देता था। आज फोन पर आ रहे नंबर को देखकर शिव के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी जो तान्या को चुभन सी लग रही थी। अपने उदास हो चुके मन के साथ तान्या ने बैग को पकड़ा और सीधे नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। एक खूबसूरत सी लाल साड़ी पहने तान्या बैठी नाश्ता कर रही थी। उसके चेहरे पर एक उदासी सी साफ झलक रही थी। एक तो पहले शिव का उससे अलग जाकर बात करना और अब बिना नाश्ता करे यहां से जाना उसे बहुत खल रहा था। भाभी राधा ने तान्या को कुछ ना खाते देख आवाज दी, लेकिन तान्या का ध्यान तो कहीं और ही था, इसलिए उसने सुना ही नहीं। भाभी, इस बार राधा ने तान्या को धीरे से हिलाते हुए आवाज दी, तब जाकर कहीं उसने उसकी तरफ देखा। हम कहाँ खोई है आप? मैं कब से बुला रही, आप कुछ सुन ही नहीं रही? कहीं नहीं, बताओ क्या बोल रही थी? तान्या ने ब्रेड का टुकड़ा उठाते हुए कहा। कुछ नहीं, यही बोल रही थी कि नाश्ता फिनिश करिए, जल्दी हमें जाना है। लेकिन जाना कहाँ है? तान्या ने अस्कमात ही पूछ लिया तो राधा एकदम चुप हो गई, क्योंकि असलियत में तो उसे भी पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। किसी पार्टी में ही जाना होगा, राधा ने बेफिक्री से जवाब दिया और अपना नाश्ता करने लगी। उधर सिंह पैलेस में सभी नाश्ता कर रहे थे, तभी गायत्री जी एकदम से गेट की तरफ देखते हुए बोल पड़ी, बेटा। गायत्री जी की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग एकदम से गेट की तरफ देखने लगे। गेट पर खड़े शिव को देखकर जहां गायत्री जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, वहीं बाकी के सब लोग उसके ऐसे अचानक यहां आने से हैरान थे। आज इतने सालों बाद इस घर में आपको आया देखकर बहुत खुशी हुई, हमें बड़े ठाकुर ने शिव को देखते हुए कहा। ये कौन है? सुमित्रा जी ने अपने पास में बैठी साक्षी से धीरे से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ सब इनको शिव बोलते हैं शायद, साक्षी ने धीरे से जवाब दिया। शिव बिना किसी की तरफ देखे सीधे सुमित्रा जी के सामने जाकर खड़ा हो गया। जो लोग सुमित्रा जी को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, सुमित्रा कोई और नहीं बल्कि तान्या की सौतली माँ है। शिव को अपने सामने खड़े देखकर सुमित्रा जी कुर्सी से उठ गई। गायत्री जी ने जब शिव की लाल आंखें देखी तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वे जल्दी से शिव के पास आते हुए धीरे से बोली, क्या बात है बेटा? शिव ने गायत्री जी की तरफ देखा तक नहीं, वो गुस्से में सुमित्रा जी को घूरते हुए बोला, जिसको ढूंढते के लिए तूने अपने आदमी भेजे हैं उन सबका मैं मौत के घाट उतारा चुका हूं, और कहीं ऐसा ना हो कि उन आदमियों के साथ साथ किसी और की भी बलि चढ़े। मैंने सुमित्रा जी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह शख्स उनसे ऐसे क्यों बात कर रहा है, और यह क्या तरीका है मेरी माँ से बात कराने का? साक्षी एकदम से बीच में बोल पड़ी। मुझे किससे कैसे बात करनी है यह मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ को जो बात समझने की जरूरत है वो ये है कि तान्या के ऊपर शिव ठाकुर है, और जिसको बचाने के लिए शिव ठाकुर हो भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। आखिर यहाँ चल क्या रहा है, और ये तान्या कौन है? गायत्री जी सुमित्रा जी की तरफ घूमते हुए बोली। इनकी बहन की बेटी है माँ, विशाल बीच में ही बोल पड़ा। इनकी बहन मतलब शैलेजा जी बेटी? गायत्री जी जल्दी जल्दी में बोल पड़ी तो विशाल ने हाँ में सर हिला दिया।
लेकिन वो तो गायत्री जी ने कुछ कहना चाह, लेकिन शिव बीच में ही बोल पड़ा, आप लोगों को जो जानना है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि तान्या सिर्फ और सिर्फ मेरी है, तो उसकी तरफ उठाने वाली आंख को निकालने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। तुम्हारी है से क्या मतलब है? तुम्हारा वो इनकी बहन की बेटी है, मतलब इनकी बेटी है, तुम उसे ऐसे। शिव एकदम से विशाल के पास आ गया और धीरे से उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, बच्चे हो तुम अभी, वरना मेरी बात को काटने का अंजाम अपने दादाजी से पूछना एक बार। इतना बोलकर शिव जाने लगा, लेकिन तभी बीच में रुकते हुए गायत्री जी से बिना पलटे बोला, शादी कर रहा हूं मैं, भरोसा तो मुझे लड़कियों पर कभी था नहीं, लेकिन उसे देखकर हुआ है। एक लड़के की शादी में उसके परिवार वाले हो तो उनकी खुशी बढ़ती है, लेकिन मैं चाहता हूं आप में से कोई ना आए तो अच्छा होगा। हम जरूर आएंगे, बड़े ठाकुर बीच में ही बोल पड़े। आपके आने ना आने से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बोलते हुए शिव सीधे वहां से निकल गया। गायत्री जी की आंखों में आंसू आ गए, इसलिए वो जल्दी से कमरे की तरफ भागा गई, लेकिन सुमित्रा जी अब भी हैरानी से गेट की तरफ ही देख रही थी। अब तक उन्हें लगता था शहर में ऐसा कोई नहीं जो ठाकुर हजारी से भिड़ सके, लेकिन आज शिव को देखकर उनका ये वहम भी दूर हो गया। शिव के जाते ही मानो पूरे के पूरे ठाकुर पैलेस में शांति छा चुकी थी, कोई किसी से बात कर ही नहीं रहा था। गायत्री जी अपने कमरे बैठी थी, भले ही शिव उनके साथ नहीं था, लेकिन था तो उनके ही बेटा, उन्होंने उसे भी तो 9 महीने अपनी कोख में रखा था, लेकिन आज कुछ गलतियों की वजह से वो इतना दूर चला गया कि अब तो उसका वापस आना बिल्कुल नामुमकिन हो गया था। डैड, क्या हम वहां जाएंगे? और यह है कौन जो हमसे डरता तो दूर, हमारी इज्जत तक करना जरूरी नहीं समझता? विशाल ने पास खड़े बिमल जी से पूछा। हम वहां जाएंगे तो बिल्कुल नहीं, और वो हमारा कोई नहीं है, इसलिए उसके बारे में जानने का कोई मतलब नहीं बनता, समझे? कोई है कैसे नहीं? पीछे से आई गायत्री जी दमदार आवाज को सुनकर बिमल जी के साथ साथ घर के सब लोग उनकी तरफ देखने लगी। कहना क्या चाहती हो तुम बहू? बड़े ठाकुर ने आंखें दिखाते हुए पूछा। वो मैं कह रही थी कि वो हमारा बिजनेस राइवल भी तो है, और फिर आगे ये सब विशाल को ही तो संभालना है। गायत्री जी की टोन में बदलाव आ गया था, जिसे हर कोई महसूस कर रहा था, और कहीं ना कहीं सब इसका रीजन भी जानते थे। आप उसकी चिंता मत करो माँ, आपका बेटा इतना काबिल है कि ऐसे ना जाने कितने लोगों से निपट सकता है। भले ही विशाल ने यह बात कही थी, लेकिन असलियत क्या थी यह तो सभी जानते थे, और जहां था बड़े ठाकुर का सवाल था तो उनके दिमाग में तो बस विशाल के लिए चिंता ही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वे जानते थे कि जहां शिव अपनों के लिए भगवान है तो वहीं दुश्मनों के लिए किसी जल्लाद से कम नहीं है, और शायद इसीलिए लोग उसे मौत का देवता भी कहते हैं। उधर गाड़ी में बैठी तान्या बार बार रास्ते को देख रही थी। काफी लंबे टाइम से ट्रेवल करने की वजह से उसको अब नींद की तरह लगने लगा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को जगाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैम, हम पहुंच गए। ड्राइवर की बात सुनकर तान्या ने बाहर की तरफ देखा तो हैरान रह गई, यह क्योंकि उनकी गाड़ी एक बहुत बड़े और सुंदर से मंदिर के आगे रुकी थी। तान्या ने गाड़ी से उतरने से पहले ही अपने हाथ जोड़ लिए, उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई, ना जाने वो कब से ऐसे ही किसी मंदिर में जाना चाह रही थी। चले भाभी, राधा ने गाड़ी से उतरते हुए कहा तो तान्या भी जल्दी से नीचे उतर गई। थोड़ा सा बढ़ने के बाद राधा एकदम से रुक गई और सामने की तरफ देखते हुए बोली, भाभी आप कैसे इतना ऊपर चढ़ेगी, और वैसे भी डॉक्टर ने। अरे उसमें क्या है, मैं तो ऐसे बोलते हुए अभी तान्या ने एक कदम ही बढ़ाया था कि एकदम से किसी ने उसकी कमर पकड़ ली। यह एहसास उसके लिए नया नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। शिव ने झट से तान्या को अपनी बाहों में उठा लिया। गिरने के डर से तान्या ने जल्दी से उसकी शार्ट पकड़ ली। छोड़िए हमें, हम चल लेंगे, देखो सब हमें ही देख रहे हैं। तान्या का चेहरा शर्म से लाल पड़ रहा था, लेकिन शिव को तो किसी से फर्क ही नहीं पड़ता था। शिव बेड़क तान्या को गोद में उठाए सीढ़ियां चढ़ रहा था। तान्या तो हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। भले उसका वजन ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी वह इतनी हल्की नहीं थी कि कोई उसे उठाकर 100 से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ सके। शिव चढ़ ही रहा था कि एकदम से उसे अपने सीने पर कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस हुआ। उसने देखा तो तान्या बड़ी गुस्से में, लुक ऑफ ट्रायम्फ, उसकी शर्ट के ऊपर वाले बटन लगा रही थी। शिव को जब उसका रीजन समझ में आया तो सच में उसकी हंसी ही छूट गई, क्योंकि उनके आगे चल रही लड़की बार बार शिव के सीने की तरफ देख रही थी, और बेचारी हमरी तान्या को इसी बात पे गुस्सा आ गया। सबको बस मेरी चीजें ही देखनी है, बस ये नहीं कि अपनों पर ध्यान दे। तान्या गुस्से में खुद ही में बड़बड़ा रही थी, और शिव बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। जैसे तैसे करके शिव ने वो सीढ़ियां चढ़ी, और ऊपर आते ही तान्या नीचे उतरने की जिद करने लगी, लेकिन फिर भी उसने उसे नीचे नहीं उतारा, बल्कि वह उसे लेकर एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां कोई नहीं था। हम यहाँ क्यों आए हैं? तान्या ने तुरंत ही पूछा। मुझे कुछ जानना है बेबी, बोलते हुए शिव ने तान्या को नीचे उतार दिया। तान्या बेसब्री से शिव को देखने लगी। उसको हैरानी इस बात की नहीं थी कि शिव उससे कुछ पूछने वाला था या नहीं, लेकिन उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि अगर उसे कुछ पूछना था तो घर पर या कहीं और भी तो पूछ सकता था। उसके लिए यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, और वो भी इतनी दूर, इतने पवित्र मंदिर में। जहां तान्या खुद के ही सवालों के तालाब में गोते लगा रही थी, वहीं हमेशा इमोशनलेस रहने वाले शिव के चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिख रही थी, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा कि जो वह पूछने वाला है उसके बाद तान्या क्या रिएक्शन देगी। हमेशा फुल कॉन्फिडेंस में रहने वाले शिव के चेहरे पर आज चिंता की लकीरें बनी थी। वह बार बार कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था।
आपको कुछ कहना है या मैं? तान्या ने धीरे से कहा तो शिव एकदम उसे घूरने लगा, इसलिए बेचारी वापस शांत हो गई। तान्या अपना सर झुकाए खड़ी थी, तभी उसके कानों में शिव को आवाज पड़ी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तान्या हैरानी से शिव को देखने लगी, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो शख्स शादी को सिर्फ मजबूरी समझता है, आज वो खुद से शादी की बात कैसे कर सकता है? तान्या की खामोशी शिव के दिल में एक डर पैदा करने का काम कर रही थी, इसलिए वो तुरंत दोबारा बोल पड़ा, हमारी लाइफ में जे कुछ हुआ उसे भूलकर क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? आपको लगता है सब भूलना इतना आसान है? तान्या के इस सवाल पर शिव शांत हो गया तो वह आगे बोली, आप सच में पक्के बिजनेसमैन हैं सर, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस शादी से आपको कौन सा फायदा होने वाला है? तान्या आज बिल्कुल भी बिना डरे सब बोल रही थी, वह अपनी सारी भड़ास आज ही निकाल देना चाहती थी। शिव तान्या की बातें सुन रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसने इस लड़की से कब बिजनेस किया। वो तो इसे जान से ज्यादा प्यार करता है और यह उसके प्यार क्या समझ रही थी। मैं आपसे शादी, तान्या कुछ बोल रही थी, लेकिन शिव ने उसकी बात ना सुनते हुए उसका हाथ पकड़ा और ले जाकर सामने बनी बड़ी सी शिव जी की मूर्ति के सामने खड़ा कर दिया। तान्या कुछ समझ पाती या बोलती उससे पहले ही शिव ने अपना हाथ वहां लगे त्रिशूल पर रखा और जोर से खींच दिए, जिससे उसके हाथ पर एक बड़ा घाव बन गया। अरे! तान्या ने तुरंत शिव का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन शिव ने उसके हाथ पकड़ने से पहले ही अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। उसके हाथ से निकल रहे खून से तान्या की पूरी मांग भर गई। तान्या ने तुरंत अपनी शादी का थोड़ा सा कपड़ा फड़ा और शिव के हाथ में बंधने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्या ये प्यार नहीं है? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तान्या ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वो बड़ी सिखास्त से उसके हाथ पर कपड़ा बांध रही थी, उसके आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। शिव ने अपने दूसरे हाथ को जेब में डाला और एक मंगलसूत्र निकला और धीरे से तान्या की गर्दन में डाल दिया। तान्या शिव की पट्टी करने में इतनी बिजी थी कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आया था। तान्या ने जैसे ही शिव के हाथ पर पट्टी बंधी, शिव एकदम से उसके करीब आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, शादी मुबारक हो वाइफी। शिव की बात पर तान्या का हाथ अपने आप अपनी मांग पर चला गया। आपने ये बीवी, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। अब चाहे तुम इसे मेरा प्यार कहो या मेरा जुनून, लेकिन तुम सिर्फ मेरी और मेरे लिए। हमारा लव पैशनेट लव है, जो इस लाइफ में तो छोड़ो, अगले 7 जन्मों में भी मेरा पैशनेट ही रहेगा। तान्या आज फिर शिव का एक अलग ही रूप देख रही थी। अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए वह वैसे भी शादी के लिए हाँ ही कहने वाली थी, लेकिन शिव ने तो उसकी बात सुनी ही नहीं। कुछ देर बाद तान्या अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी थी। वह अपने हाथ से कभी अपनी मांग को छू रही थी और कभी अपने गले में पहने मंगलसूत्र को। तान्या सोच रही थी कि क्या शिव हमेशा ही ऐसा रहेगा? क्या उसे उसकी मर्जी से कभी कोई फर्क पड़ेगा नहीं? एकदम से तान्या ने अपनी आंखें खोली, कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब देखना आप, कुछ सोचते हुए तान्या के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने कबर्ड खोला और एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस निकाली और लेकर बाथरूम में घुस गई। शिव जब कमरे में आया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि आज पहली बार रूम की लाइट बंद थी, जबकि उसे अच्छे से याद था कि तान्या को अंधेरे से डर लगता है। जैसे ही शिव की नजर बेड की तरफ गई, उसका गला एकदम से सूखने लगा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगी। बेड पर लेटी तान्या की ड्रेस इतनी शॉर्ट थी कि उसके शरीर के कुछ हिस्से ही छिप रहे थे और ऊपर से खिड़की से आ रही चांदनी तान्या के बदन को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। शिव ने अपनी सांस रोकी और तुरंत दूसरी साइड फेस करके खड़ा हो गया। वो खुद पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें बार बार तान्या की तरफ ही जा रही थी। शिव ने एक ठंडी सांस भरी और धीरे से बेड पर आ गया। उसने अपने हाथ से धीरे से तान्या को अपनी तरफ घुमाया और जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? तान्या की आवाज सुनाकर शिव हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। चुपचाप अपनी साइड जाकर लेटिए, तान्या ने दूसरी साइड इशारा किया। ये मेरा। शिव ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तान्या ने तुरंत ही उसकी बात काट दी। आप भूलो मत मैं कौन हूं, अब आपकी हर चीज पे मेरा आधा हिस्सा है। अब आप चुपचाप उस साइड लेटिए और अगर चाहे तो आप दूसरे कमरे में भी लेट सकते हैं। इतना बोलकर तान्या तुरंत शिव से दूर गई और बीच में एक तकिया रखते हुए बोली, इसके उधर ही रहिएगा। शिव तो हैरानी से तान्या को देख रहा था। कल तक भींगी बिल्ली बने रहने वाली आज एकदम से जंगली बिल्ली कैसे बन गई? शिव ने कुछ सोचा और अपने साइड से आग का रिमोट उठा लिया। धीरे धीरे करके शिव ने आग का टेम्परेचर बहुत कायदा कम कर दिया। शिव तान्या को मुस्कुराते हुए देखने लगा, क्योंकि उसे पता था कि अब कुछ ही देर में तान्या उसके पास आने वाली है। शिव की आंखें हैरानी से और फैल गई जब तान्या ने कबर्ड सर कंबल निकालकर ओढ़ लिया। शिव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या रिएक्शन दे। आज तो उसकी बिल्ली बिल्कुल बदल गई थी। वही कंबल में लेटी तान्या मुस्कुरा रही थी। उसे पहले ही पता था कि शिव कुछ ऐसा करेगा, इसलिए उसने पहले से ही सब इंतजाम कर रखा था। सुबह के टाइम जब शिव की नींद खुली तो वह और भी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि आज तान्या उससे पहले ही उठाकर जा चुकी थी, जबकि आज से पहले तो वह कभी ऐसे उठकर नहीं गई थी। शिव ने एक ठंडी सांस ली और फिर उठकर बाथरूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद शिव ऑफिस के लिए रेडी हुआ और अपना लैपटॉप उठाकर नीचे चला आया। शिव अभी नीचे आया ही था कि वह एक बार फिर चौंक गया। घर में आज एक भी नौकर दिख ही नहीं रहा था।
रामू काका आवाज देते हुए शिव आगे बढ़ा ही था कि उसके कानों में तान्या की आवाज पड़ी जो किसी ने फोन पर बात कर रही थी। अच्छा आप देख लेना, अब मैं रखती हूँ। किससे बात कर रही हो? शिव ने तान्या के करीब जाकर कहा, लेकिन तान्या कोई जवाब देती उससे पहले ही वो उसके हाथ से फोन छीनते हुए बोला, ये मेरा फोन तुम क्यों यूज कर रही हो और तुम्हें इसका पासवर्ड कैसे पता चला? अब जब मेरे नाम का पासवर्ड होगा तो मुझे तो पता ही होगा, तान्या ने आराम से सोफे पर पैर पसारते हुए कहा। शिव ने अपने हाथ से तान्या के पैर सीधे किए और फिर उनके नीचे तकिया रखते हुए बोला, आराम नहीं कर पाती हो? अब फोन वाली बात कर नहीं पाए तो ये बोलने लगो हूँ, तान्या ने अपना मुंह बिचकते हुए कहा और आराम से अपना फोन चलाने लगी। कल से तुम्हारा कुछ जायदा नहीं हो रहा, चुपचाप रेस्ट करो, मैं ऑफिस जाकर आता हूँ। ऑफिस? लेकिन मुझे तो भूख लगी है और फिर बेबी भी भूखा ही है अभी। बोलते हुए तान्या ने अपने पेट की तरफ देखा और प्यार से बोली, क्यों है ना बच्चा, क्या अभी तक तुम्हें किसी ने नाश्ता नहीं दिया? शिव ने हैरान होते हुए कहा और फिर एकदम तेज आवाज में रामू काका को बुलाने लगा, रामू काका, रामू काका। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने उन्हें छुट्टी दे दी, तान्या ने अपना मासूम सा फेस थोड़ा नीचे करते हुए कहा। क्या और बाकी सब कहाँ है? इस बार शिव ने सीधे सीधे तान्या से सवाल किया। वो सुनीता दीदी, पुष्पा दीदी के बच्चों को आज घूमना था तो मैंने उन्हें छुट्टी। अब शिव समझ गया कि तान्या बस उसे परेशान कर रही है, इसलिए वो हल्के गुस्से में बोला, क्या सबको आज ही के दिन काम था? आप मुझे क्यों डांट रहे हो? इसमें मेरी बात तो कोई गलती नहीं। तान्या खुद को इतना मासूम दिखा रही थी कि एक बार फिर शिव को शांत ही होना पड़ गया। शिव ने अपना लैपटॉप सोफे पर रखते हुए अपनी शर्ट फोल्ड की और बोला, क्या खाना है? फ्रेंच फ्राई, मसाला राइस, नूडल्स और एक डोसा बस। तान्या के ऑर्डर सुनकर शिव हैरान रह गया और फिर जब उसने बस बोला तो हल्के से बोला, बस और कुछ नहीं चाहिए? जैसे कि अरे हाँ, एक प्लेट मोमो। और तान्या फिर से बोली। तभी शिव एकदम से गुस्से में बोला, चुप, एकदम चुप, और ये बताओ तुम्हें ये सब खाने को किसने बोला? चुपचाप यही बैठो, मैं कुछ बनाकर लाता हूँ। लेकिन तान्या ने कुछ कहना चाहा लेकिन तब तक शिव वहां से जा चुका था। तान्या हल्के से मुस्कुराते हुए सोफे से उठी और धीरे धीरे किचन की तरफ आ गई। अब तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? शिव ने अप्रैन को संभालते हुए कहा। वो मुझे भी सीखना है। आज शिव को उसकी बातों पर भले ही गुस्सा आ रहा था और लेकिन अब यहाँ उसकी जान थी इसलिए वो गुस्सा तो कर ही नहीं सकता था। शिव ने एकदम से तान्या को पकड़ा और स्लिप पर बिठाते हुए बोला, अब चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह यही बैठो। मैं कोई बच्ची नहीं हूं। तान्या को गुस्सा आ गया क्योंकि शिव हमेशा ही उसे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता था। तान्या को गुस्सा होते देख शिव हल्के से मुकुराया और फिर किचन में चारों तरफ देखने लगा। आज ना जाने वो कितने सालों बाद कुछ बनाने वाला था। हालांकि शिव मास्टर शेफ था लेकिन फिर भी वह अपनी लिटिल गर्ल के लिए कुछ हेल्थी बनाना चाहता था, इसलिए उसने फ्रिज से पनीर निकल लिया। मुझे पनीर नहीं खाना। शिव के हाथ में पनीर देखकर तान्या अपनी नाक सिकोड़ते हुए बोली, मैंने तुमसे पूछा नहीं इसलिए चुपचाप बैठो। लेकिन खाना तो तान्या बोल ही रही थी कि शिव ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसकी तरफ देखा तो बेचारी एकदम शांत हो गई। अब तान्या शिव को खाना बनाते हुए देख रही थी। वैसे तो वह हमेशा ही उसे दुनिया का सबसे हैंडसम लगता था, लेकिन एक बात हमेशा ही उसे समझ में नहीं आती थी कि कोई हर काम में इतना परफेक्ट कैसे हो सकता था। चलो, शिव की आवाज सुनते ही तान्या होश में आए, अपने हाथों में दोनों प्लेटों को पकड़े शिव किचन से बाहर चला गया और जब उसने देखा कि तान्या अब तक नहीं आई तो ठंडी सांस छोड़ते हुए उसने प्लेटों को टेबल पर रखा और वापस किचन की तरफ को आ गया। शिव को देखकर तान्या के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपने दोनों हाथ किसी छोटी बच्ची की तरह शिव की तरफ फैला दिए। अपना सर हिलाते हुए शिव ने अपनी सांस छोड़ी और तान्या को गोद में उठाकर स्लिप से नीचे उतर दिया। स्लिप से उतरकर तान्या एकदम बाहर की तरफ भागी क्योंकि भले ही शिव ने पनीर यूज किया था लेकिन फिर भी बनाया उसने सब कुछ तान्या के मन का ही था। तुम नाश्ता फिनिश करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके, शिव ने अपना ब्लेजर उठाते हुए कहा। शिव को जाता देख तान्या भी एकदम से उठ गई और हाथ साफ करते हुए बोली, मैं भी चलूंगी। तान्या की बात सुनकर शिव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इस वक्त वो नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस में थी और सबसे बड़ी बात यह, आज पहली बार तान्या ने ऑफिस जाने को बोला था। लेकिन मैं यहाँ अकेली रहूंगी और अगर कहीं मैं डर गई फिर बेबी। हर बार की तरह इस बार भी तान्या ने शिव को बेबी के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल किया और इस बार भी शिव मना ना कर सका। ओके फाइन। शिव अपनी गाड़ी में बैठा ईमेल देख रहा था और तान्या गुस्से से उसे देख रही थी। कहा, बेचारी उसके ऑफिस जाने का सोच रही थी लेकिन शिव ने उसे ऐसे कपड़े पहना दिए कि अब तो उसका मन भी नहीं था जाने का। शिव ने एक लॉन्ग जैकेट उसे पहना दिए था और ऊपर से उसके चेहरे पर मास्क भी लगा दिया था। कार के रुकते ही तान्या ने हैरानी से बाहर की बिल्डिंग को देखा और चाहते हुए बोली, अरे वाह, हम होटल में आए हैं। बेबी, वो मेरा ऑफिस है। कोल्ड स्वेट स्माइल, क्या अस्टॉनिश्ड फेस। तान्या का रिएक्शन एकदम शॉकिंग था। वो तो कार से बाहर निकालने के बाद भी इसे कोई होटल ही मान रही थी, लेकिन जब उसने बिल्डिंग के ऊपर ठाकुर एम्पायर लिखा देखा तो उसे यकीन हुआ। सर आ गए। यह एक आवाज सुनते ही वहां काम कर रहे सभी के सभी चौंकाने हो गए और ठीक ढंग से अपनी चेयर पर बैठकर काम करने लगे।
शिव को देखते ही सब उसे ग्रीट करते हुए खड़े हो गए, लेकिन जब उन्होंने अपने बॉस के साथ किसी लड़की को देखा तो उनकी हैरानी 1000 गुना बढ़ गई। आज ये पहली बार था जब कोई लड़की उनके बॉस के साथ ऑफिस आई थी। हमेशा की तरह शिव अपने एटीट्यूड में आगे बढ़ रहा था, लेकिन ऑफिस में काम कर रहे सभी लोग हैरानी से शिव के पीछे चल रही लड़की को देख रहे थे। भले ही उसके कपड़े उसके साइड से और चेहरे को पूरा ढकते हुए एक मास्क जिसमें वो उसे ठीक ढंग से देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों के बीच गपशप चालू हो गई थी। चलते हुए शिव लिफ्ट के पास आया। उसके साथ चल रहे बाकी के लोग लिफ्ट की तरफ बढ़े ही थे कि शिव एकदम से रुक गया। शिव के रुकते ही उसके साथ चल रहे लोग भी अपनी जगह पर रुक गए। शिव को रुका देखकर कोई कुछ समझता उससे पहले ही रुद्र तान्या की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, मैम आप सर के साथ जाए, हम लोग। रुद्र की बात पूरी होती उससे पहले ही शिव आगे बढ़ गया तो तान्या भी जल्दी से लिफ्ट में घुस गई। लिफ्ट में जाते ही शिव ने एक बटन प्रेस किया और घूमते हुए तान्या की तरफ देखने लगा। शिव को खुद की तरफ ऐसे देखते हुए तान्या हल्का पीछे हटते हुए धीरे से बोली, मैंने क्या छोटी बच्ची हो जो ऐसे बिल्कुल पीछे पीछे सर झुकाकर चल रही हो, या फिर देखो तो कैसे बंदर की तरह आंखें दिखाकर पूछ रहे हैं। अब जब पहली बार आई हूं तो क्या सबको सुनाते हुए चालू हूं, बंदर कहीं के मन में बोलते हुए तान्या ने अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा किया और दूसरी तरफ देखने लगी। सीरियसली आई एम बंदर, शिव अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बोला। मैंने तो ऐसा नहीं बोला। तान्या हैरानी से शिव की तरफ देखने लगी क्योंकि उसने तो ये मन में बोला था, लेकिन ये बात शिव को कैसे सुनाई दी। सीरियसली तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगा? आह, तान्या ने एकदम से अपना पेट पकड़ लिया। क्या हुआ बीबी? वो आह, तान्या एक बार फिर दर्द से चीख उठी। लिफ्ट जो अभी अभी ऊपर गई थी, शिव ने तुरंत नीचे का बटन दबा दिया। रुद्र जो अभी तक लिफ्ट के नीचे आने के इंतजार में वही खड़ा था, जैसे ही वो आगे बढ़ने को हुआ एकदम से उसने शिव को देखा जो तान्या को अपनी गोद में लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। शिव को इस तरह देखकर रुद्र जल्दी से बाहर की तरफ भागा और तेजी से ड्राइवर की सीट पर बैठ गया, क्योंकि इस वक्त वह जानता था तान्या को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना था और उसके लिए वो ड्राइवर पर भरोसा नहीं कर सकता था। ऑफिस में काम कर रहे सभी लोगों ने जब अपने बॉस को इस तरह देखा तो सब जल्दी से खड़े हो गए। उनको हैरानी इस बात की नहीं थी कि यह लड़की इतनी जल्दी इतनी बीमार कैसे हो गई, बल्कि उन्हें आईएसआर बात की हैरानी थी कि आज उनका बॉस किसी लड़की के लिए इतना परेशान। बाहर आते ही शिव ने तेजी से तान्या को गाड़ी में बिठाया और तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल गया। शिव लगातार तान्या को हौसला दे रहा था, लेकिन तान्या के दर्द ने तो जैसे ना रुकने की कसम खा रही थी। उसका दर्द टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा था। हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते ही डॉक्टर्स की टीम तेजी से बाहर आई, क्योंकि रुद्र ने सबको पहले ही सूचना दे दी थी। स्ट्रेचर पर लिटाकर तान्या को तेजी से अंदर लाया गया। शिव ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा हैरानी से उस गेट को देख रहा था। अभी कुछ ही देर पहले ये लड़की उसे परेशान करने के लिए घर पर नाश्ता तैयार करा रही थी और अब यह ऐसे यहाँ। सर, रुद्र ने आवाज दी, क्योंकि कुछ डॉक्टर उसके पास खड़े थे जिनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। डॉक्टर्स को देखते ही शिव तुरंत उनकी तरफ बढ़ गया। डॉक्टर तान्या सर। मैम। डॉक्टर्स को इस तरह जवाब देते देखकर शिव गुस्से में भर गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। जल्दी बोलो, इससे पहले मैं सबको यही जिंदा दफन कर दूं। शिव की धमकी भरी आवाज सुनकर तो डॉक्टर और सकते में आ गया, लेकिन फिलहाल अभी उसे बताना तो था। सर, वो मैम के पेट में ट्विन है और मैम इतना वीक है कि हम मैम या बच्चों में से किसी एक को। जल्दी बोलो, इससे पहले मैं सबको यही जिंदा दफन कर दूं। शिव की धमकी भरी आवाज सुनकर तो डॉक्टर और सकते में आ गया, लेकिन फिलहाल अभी उसे बताना तो था। सर, वो मैम के पेट में ट्विन है और मैम इतना वीक है कि हम मैम या बच्चों में से किसी एक को। अगले ही पल शिव के मजबूत हाथों ने उसकी गर्दन पकड़ ली। मेरी बीवी कितनी देर में होश में आएगी? अपने साथी की हालत देखकर तो बाकी डॉक्टर्स की हालत ही खराब हो गई, लेकिन किसी की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि शिव अभी तक उसकी गर्दन पकड़े हुए था। उस डॉक्टर की हालत अब बिल्कुल खराब हो चुकी थी। तभी एक लेडीज डॉक्टर आगे आई और बोली, सर, हम दोनों को बचाने की पूरी कोशिश। शिव ने झटके से उस डॉक्टर को छोड़ दिया। छुट्टे ही उस डॉक्टर ने अपनी गर्दन पकड़ ली और तेजी से लंबी लंबी सांसें लेने लगा। वो लेडीज डॉक्टर अभी अपने साथी को देख ही रही थी कि एकदम से शिव उनके बिल्कुल पास आ गया। अगर मेरी बीवी को कुछ भी हुआ तो याद रखना, ये शहर तो होगा लेकिन ये हॉस्पिटल या तुम में से एक भी इंसान इस दुनिया में नहीं रहेगा। जजी उसने डरते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और जल्दी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागते हुए चली गई। भले ही शिव के चेहरे पर दुनिया जहन का गुस्सा था, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी एक डर था। बार बार उसे अपने और तान्या के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। अचानक शिव के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने घूमकर देखा तो राधा एकदम से बोली, भाभी को कुछ भी नहीं होगा। शिव कुछ बोलता उससे पहले ही राधा भी जल्दी से तान्या के पास चली गई। व्हाट इज पोजीशन? राधा ने अंदर जाते ही पूछा। मैम, हम लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि मैम के पेट में एक बच्चा है या फिर दो तीन। राधा बीच में ही कुछ देखते हुए बोली, सर्जरी करनी होगी फास्ट। राधा की आवाज सुनते ही सब जल्दी से काम पर लग गए और राधा आगे बढ़कर तान्या के पास आ गई। जानती हूँ भाई की सांसें आपसे जुड़ी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको बचा के ही रहूंगी। कुछ ही मिनटों में ऑपरेशन शुरू भी हो गया।
बाहर बैठा शिव अब भी अपने सामने बैठी गायत्री जी को गुस्से में देख रहा था। ये औरत अब भी उसकी जिंदगी से जाना क्यों नहीं चाहती। पहले इसने उसके पापा को उससे दूर कर दिया, भले ही यह उसकी माँ थी, लेकिन कभी भी एक माँ का फर्ज तो निभाया ही नहीं। भाई अंश एकदम शिव के करीब आते हुए बोला। शिव ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर बेरुखी से अपनी नजरें घुमा ली। क्या आप लोग बाद में नहीं बात कर सकते इस बारे में? रुद्र एकदम से गुस्से में भरते हुए बोला। बात अभी करना जरूरी है, अंश बोला तो रुद्र एकदम उसके पास आ गया। मैंने बोला, रुद्र गुस्से में बोला। तभी एकदम शिव की आवाज उसके कानों में पड़ी, रुद्र बोलने दो। रुद्र ने एक बार शिव की तरफ देखा और फिर अंश को घूरते हुए दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर खड़ा हो गया। भाई जनता हूँ, आप हमें अपना परिवार नहीं मानते और मैं आप पर कोई प्रेशर भी नहीं डाल रहा कि आप हमें माने, लेकिन मैं चाहता हूँ हमें अपनी उस दुश्मनी को मिटा देना चाहिए जो दादाजी की वजह से। शिव ने एकदम से उसकी तरफ देखा तो अंश धीरे से बोला, मेरा मतलब है बड़े ठाकुर ने शुरू की थी, अब जब वो ही नहीं रहे तो। एक बार फिर शिव ने हैरानी से अंश की तरफ देखा। उसकी समझ में नहीं आया कि वो बोलना क्या चाहता है। पिछले सप्ताह बड़े ठाकुर जी की मौत हो गई। हम शिव का हम सुनकर अंश की हैरानी की तो सीमा ही नहीं थी। कहा उसने सोचा था शिव कोई ना कोई रिकेशन तो देगा, लेकिन यहाँ तो उसने बस हम बोलकर बात खत्म कर दी। चले माँ, अंश गायत्री जी की तरफ बढ़ते हुए बोला। गायत्री जी ने एक बार शिव की तरफ देखा, भले ही उनका दिल कर रहा था इसी वक्त आगे बढ़कर शिव को गले से लगा ले और कहे कि उसकी माँ है उसके साथ, लेकिन अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकती थी क्योंकि शिव ने तो उन्हें कभी ऐसा अधिकार दिया ही नहीं था। अपना मन मसोचते हुए गायत्री जी आगे बढ़ गई। शिव ने एक बार जाती हुई गायत्री जी को देखा। ऐसा नहीं है कि उसे अपनी माँ से प्यार नहीं या उसका मन नहीं करता कि कोई उसके साथ हो, लेकिन इतने दिनों की नफरत और अकेलेपन ने उसकी सारी फीलिंग्स को बिल्कुल मार दिया था। अब शिव ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और एक दूसरी साइड जाकर जला ली। सर मैं ठीक हूँ। उधर अंदर अब भी ऑपरेशन चल रहा था। राधा अपनी पूरी जान से ऑपरेशन कर रही थी, उसके साथ ही दूसरी डॉक्टर मिस मंजू सिंह भी पूरी कोशिश करने में लगी हुई थी। जैसा कि राधा ने बोला था, तान्या के पेट में 3 बच्चे थे, लेकिन टाइम कम होने की वजह से तीनों के तीनों काफी ज्यादा कमजोर से लग रहे थे। मैम, मंजू ने राधा को धीरे से आवाज दी। राधा ने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो तुरंत ही बोली, मंजू को छोड़कर सबके सब यहाँ से जाओ। वैसे भी सब पिछले कई घंटों काम कर रहे थे और अब तो ऑपरेशन भी पूरा हो गया था, इसलिए सब शांति से पीछे की तरफ से बाहर निकल गए। उनके जाते ही राधा तेजी से ऑब्जर्वेशन में रखे तीनों बच्चों में से एक की तरफ गई जो बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं कर रहा था। मैम व्हाट वी कैन से बच्चे को देखकर राधा की आंख में आंसू आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसने अपनी भाभी के साथ 2 बच्चों को बिल्कुल सेफ किया था। बच्चे को देखते हुए राधा ने अपने मन में कुछ सोचा और अपनी आंखों में आए पानी को साफ करते हुए बोली, हम 2 ही जानते हैं कि भाभी को 3 बच्चे हुए थे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो अपने 2 बच्चों को देखकर खुश होने की वजह इसके दुख में पड़े, इसलिए हर जगह ऐसा दिखाओ कि उन्हें 2 बच्चे ही हुए हैं और इस डेड बच्चे को जल्द से जल्द यहाँ से हटाकर मरचूरी में भेज दो। लेकिन मैम सर को बताना, मंजू ने बोलना चाहा, लेकिन राधा की गुस्से भरी आंखें देखकर चुप हो गई। तो राधा बोली, भाई है वो मेरा और मैं नहीं चाहती कि वो अपने 2 बच्चों की लाइफ को छोड़कर एक बच्चे की मौत देखे, समझी? जी मैम। राधा ने एक और बार उस बच्चे को देखा जो अब बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। जल्दी करो, इससे पहले कोई देखे। राधा की बात सुनकर मंजू ने धीरे से उस मरे हुए बच्चे को उठाया और जल्दी से पीछे के रास्ते से मरचुरी की तरफ चली गई। भाई बाहर निकलते हुए राधा ने शिव को आवाज दी। भाभी अब बिल्कुल ठीक है, बस शाम तक उन्हें होश आ जाएगा और आप चाहे तो दोनों बेबीज को देख सकते हैं। टाइम कम होने की वजह से वो कमजोर जरूर है, लेकिन उनमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ देर गले लगने के बाद शिव अलग हुआ और धीरे से बोला, थैंक यू सो मच। राधा बस हल्के से मुस्कुरा दी। पहले उसे समझ नहीं आ रहा था कि तीसरे बच्चे वाली बात बतानी चाहिए शिव को या नहीं, लेकिन अब जब उसने शिव के चेहरे पर खुशी देखी तो ना चाहते हुए भी उसने इस राज को अपने सीने में ही दबाए रखना ठीक समझा। शिव ने एकदम से राधा को गले से लगा लिया। आज ना जाने कितने सालों बाद उसने ऐसा किया था। राधा के भी बहते जज्बात रुक ना सके, उसने भी आपके भाई को कस के हक कर लिया। कमरे में कदम रखते ही जैसे ही शिव की नजर ऑब्जर्वेशन में रखे अपने बच्चों की तरफ गई तो उसके चेहरे पर एक खुशी साफ साफ झलक आई। कहा उसने इस सब की शुरुआत बस तान्या को खुद के करीब रखने के लिए की थी और कहा अब वो उसकी जान बन चुकी थी। पहले वाला शिव आज से बिल्कुल अलग था। जहां पहले वाले शिव को बस खुद के काम से मतलब था, लेकिन आज वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसके लिए अब तान्या और उसकी फैमिली काम से काफी पहले थी। थैंक यू बीबी, दुनिया का सबसे बेस्ट गिफ्ट देने के लिए, बोलते हुए शिव ने धीरे से तान्या के माथे को चूम लिया। भाई बेबी कैसा है? बाहर आते ही रुद्र और सौम्या तेजी से बोले। हम ठीक है और तान्या को होश आते ही हम उसे घर भी ले चलेंगे। लेकिन इतनी जल्दी छुट्टी? रुद्र ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी बात समझते हुए शिव बीच में ही बोल पड़ा, ना तो मुझे यहाँ की सिक्योरिटी पर भरोसा है और ना ही किसी और पर, और फिर राधा है ना घर पर। भाई मैं भी यही सोच रही थी, और फिर बच्चों की सारी जिम्मेदारी मेरी। मैं उनके साथ दिन भर खेलूंगी और घूमूंगी। ओ ड्रामा क्वीन, पहले उन्हें बड़े हो जाने दे और फिर मैं चाचा हूं तो वो पहले मेरे साथ खेलेंगे, समझी?
ओहो सकल देखी है अपनी, अगर तुम चाचा हो तो मेरे तो दो दो रिश्ते हुए। लेकिन वो खेलेंगे। रुद्र और सौम्या दोनों को इस कदर लड़ते देखकर शिव खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। कुछ देर बाद शाम का समय, तान्या बेड पर लेटी थी, उसे अभी अभी होश आया था और फिर अब बच्चे भी ऑब्जर्वेशन से बाहर निकाले जा चुके, इसलिए तान्या उन्हें अपनी गोद में लिए बैठी थी। थैंक यू सो मच बीबी। आते ही शिव ने एकदम से तान्या के माथे पर किस कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेसन भागी, सौम्या ने भी पीछे आते हुए कहा। तन्यार बस धीमे से मुस्कुरा दी क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने दोनों बच्चों पर था। ये बेबी बॉय बिल्कुल आपकी तरह है भाभी, सौम्या ने चाहते हुए कहा। और बेबी गर्ल बिल्कुल भाई की तरफ, बस आंखें नीली नहीं है और इसका चेहरा भी थोड़ा छोटा है। बोलते हुए सौम्या ने बेबी गर्ल की नाक धीरे से छू ली। क्या हुआ बीबी, तुम खुश? शिव ने तान्या के उतरे हुए चेहरे को देखकर कहा। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इनफैक्ट मेरे लिए पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा स्पेशल दिन आज है। इतना बोलकर तान्या अपने बेटे को देखने लगी जो उसकी गोद में लेटा हुआ था। फिर तुम्हारे इस चेहरे पर ये उदासी? शायद शिव के इस बार पूछने पर तान्या से रहा नहीं गया। वो धीरे से बोली, ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कोई कीमती चीज कहीं खोसी गई है। मुझे कुछ अधूरा सा लग रहा है। अधूरा नहीं, अब पूरा है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम एक हैप्पी फैमिली है हम। शिव ने एक बार फिर तान्या के माथे को चूम लिया। आज शिव का पैशनेट लव पूरा हो गया था।